आओ पधारो। आंटी जी, अब व्याख्यान जा रहे 10 बजे जाएंगे चाचा, 9:30। 8 बजे में नहीं, व्याख्यान नहीं जा रहा। हाँ मतलब वही नहीं, नहीं, वो सभा में जाएंगे ना, चाचा छोड़ने जा रहे हैं ना इसको अभी स्कूल। और तो कितने बजे? 9:30 बजे। हाँ चाचा जब ले जाएंगे 9:30। 9:30 तक। सभी को सादर जय जयंत। समय लगभग हो गया है। 20 बजे तो बेटा आवाज आएगी 20 बजे। सभी जो ज्ञान सीखने का पार्ट है वो अपने मन में दोहराएंगे। अभी चालू अहो है। अहो उपाध्याय प्रवर, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुग्रह पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इससे पूर्व ज्ञान को ग्रहण धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की मैत्री कृपा होगी, ज्ञान ध्यान सिखाने में मैत्री कृपा करें। लास्ट क्लास में हमने देखा था जो विपाकनी प्रकृतियां हैं उनमें भव और क्षेत्र विपाकनी प्रकृतियों के बारे में हमने समझा था कि भव विपाकनी क्षेत्र विपाकनी प्रकृतियां कौन कौन सी होती है।
इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है, तो फिर हम आगे वाली जो प्रकृति है उसके बारे में समझते हैं। भाव विपाकनी, क्षेत्र विपाकनी, ध्यान में है सभी को? कोई बताएगा भाव विपाकनी प्रकृति कौन कौन सी होती है? इसकी हाँ जी। नरकायु, तिरिंचायु, मनुष्यायु और देवायु। पहले इसकी डेफिनेशन की, भाव विपाकनी प्रकृतियां बोलते हैं किसी को, किसको है? जो कर्म प्रकृति अपने ही भाव में मतलब अपना फल प्रदान करती है। जो स्वयोग्य भाव में ही अपना फल प्रदान भाव, करती है। है ना, जो स्वयोग्य भाव में ही अपना फल प्रकट करती है, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं भाव विपाकनी। इसके कौन कौन से एग्जाम्पल है, कौन कौन सी है? तो चारों आयुष नामकरण की है, ठीक है। नरक आयु, सेकंड है तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु, और फोर्थ है देव आयु। इसके लिए क्या रीजन बताया था कि हमने इसको आयु और नामकरण को ही हमने लिया है भाव विपाकनी में, गति नामकरण को क्यों नहीं लिया है? तो क्या रीजन था उसका कि जब तक जीव आयु नामकरण के दलीलों को जब तक पूरा भोग नहीं लेता, तब तक उस भाव से छुटकारा जीव नहीं पा सकता, उस भाव से दूसरे भाव में नहीं जा सकता। लेकिन गति नामकरण के लिए ऐसा कंपलसरी नहीं है, ठीक है। ये एक रीजन था। जैसे आपको ध्यान हो, आपने जो पहले अध्याय 1 से 4 था उसमें पढ़ा था ना कि आयुष नामकरण को किसके समान बताया गया है? ध्यान में है किसी को? बेड़ी के जैसे ऊपर। बेड़ी के समान। हाँ, बेड़ी बेड़ी के के, समान। मतलब कि बेड़ी के सामान नहीं, जब तक वो टाइम पीरियड पूरा नहीं होगा तब तक वो जीव उससे छुटकारा नहीं पा सकता, वो इतने टाइम तक उसकी बेड़ी बंधी हुई है। तो ये हमको पिछले से रिलेट करते आना चाहिए ताकि हमको ध्यान रहे कि हाँ क्यों उसको कहा गया है। तो मतलब जब तक उसके आयु कर्म के वो कर्म प्रदेशों को पूरा भोग नहीं लेता तब तक उस भाव से वो जीव नहीं जा सकता, इसलिए इसको हमने भाव विपाकनी में लिया है। गति नामकरण के लिए ऐसा जरूरी नहीं है, उसमें उसका टाइम पीरियड भले ही पूरा नहीं हुआ उसका, लेकिन फिर भी वो एक भाव से दूसरे भाव में जा सकता है, उसमें कोई बाधा नहीं है। लास्ट क्लास में किसी ने पूछा था क्वेश्चन कि मान लीजिए कोई नरक का जीव है, उसने उसके नरक आयु के साथ साथ नरक गति नामकरण का भी उदय चल रहा है, ठीक है। तो नरक का टाइम पीरियड जैसे ही उसका पूरा हुआ, वो तिर्यंच या मनुष्य में चला गया, तो उस समय तो उसके जिस गति में गया, मान लीजिए मनुष्य में गया तो मनुष्य नाम गति नामकरण का उदय आ जाएगा। तो जो पिछली नरक वाली चल रही थी तो उसका क्या इफेक्ट आएगा क्या? तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आता है। मतलब कोई भी प्रकृति है, उसका अगर उसका फल मिलना है किसी भी जीव को, तो उसके लिए द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, 5 चीजें जरूरी होती है, ठीक है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, ठीक है। ये पांचों चीजें होती तभी उस चीज का इफेक्ट हमको मिलता है। तो चूंकि जो भाव है वो अब नरक का रहा नहीं, अब वो तिर्यंच या मनुष्य का हो गया, तो इसलिए उसका कोई इफेक्ट जीव को नहीं होता है। ऐसा नहीं कि मनुष्य में आ गया जीव तो उसको नरक की गति नामकरण का उसका इफेक्ट आ रहा तो उसके लिए उसको ज्यादा दुख मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो बस एक पीछे बैकग्राउंड में ही अपना जो है इफेक्ट देती है, उसका कोई जीव को फल प्रत्यक्ष रूप में मालूम नहीं होता है, ठीक है। तो कोई भी प्रकृति है उसको अगर फल प्रकट करना है अपना, तो ये पांचों चीजें होना जरूरी है। चूंकि भाव अब नरक का रहा नहीं तो इसलिए उस गति नाम कर्म का कोई इफेक्ट उसको महसूस नहीं होगा, ठीक है। एक जो क्वेश्चन था उसका एक आंसर था। ये हो गया भाव विभाग में, सबको क्लियर? ये क्या क्वेश्चन था सर? नरक के जीव को नरक गति का भी उदय है? आप लास्ट क्लास में नहीं थे क्या? जी नहीं, जी नहीं। अच्छा, नहीं एक्चुअली क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई जीव है, वो अभी नरक में है, ठीक है। हम्म। तो नरक में है तो नरक की मैक्सिमम आयु कितनी हो सकती है? 33 सागरों 33 आग्रोपम। ठीक है। नरक आयु मैक्सिमम हो सकती है 33 सागरों, ठीक। और नरक गति नाम कर्म है,
उसकी मैक्सिमम हो सकती है जो अभी आगे आप पढ़ेंगे 20 कोड़ा कोड़ी सागरों। 20 कोड़ा कोड़ी। 20 कोड़ा कोड़ी मतलब क्या होता है? 20 गुणित 1 करोड़ इंटू 1 करोड़ सागरों, मतलब ये तो ओनली 33 है, और यह 20 गुणित 1 करोड़ इंटू 1 करोड़, ये बहुत बड़ी राशि है, बहुत बड़ी राशि। तो मान लीजिए कि जी नरक में उत्पन्न हुआ, ठीक है, तो नरक में उत्पन्न हुआ, तो मान लीजिए ये यहाँ से ये हो गया, और ये नीचे का दिख रहा है सभी को? जी। ये मान लीजिए 33 सागरोपम इतना है, और ये पूरा है मान लीजिए 20, इसको के एस बोल देते हैं शॉर्ट में, 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम के एस शॉर्ट में बोल देते हैं। तो मान लीजिए नरक आयु का उसका उदय चल रहा है, उसके साथ साथ नरक गति नामकरण का भी उदय चल रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे नरक आयु का उदय चला उसका, एक असत कल्पना से समझ रहे हैं अपन, बाकी इसमें नरक आयु ये हो गया, और ये नरक गति नामकरण, ठीक है। इसका टाइम पीरियड बहुत ज्यादा है जीव का, 20 कोड़ा कोड़ी, और ये केवल 33 सागरोपम ही है। तो जैसे ही जो इसका टाइम पीरियड चला, तो साथ साथ इसका भी टाइम पीरियड चल रहा है। तो जैसे ही नरक आयु कंप्लीट हुई उसकी 33 सागरोपम, तो यहाँ पर नरक गति नामकरण भी उसकी कंप्लीट हो गई 33 सागरोपम, ठीक है। अब इतना बड़ा जो टाइम पीरियड बचा है इसका क्या होगा? अब यहाँ से जीव का टाइम पीरियड पूरा हो गया नरक आयु का, तो इसको अब यहाँ से काल करके तिर्यंश पे उत्पन्न होना ही है, ठीक। तो अब उसका फिर क्या होगा? वहां तिर्यंश में उत्पन्न होगा तो उसको तिर्यंश गति नामकरण चाहिए उसके लिए। तो फिर ये जो रिमेनिंग था इसका क्या होगा? ये कहीं स्टॉप हो जाएगा, तो बोले ये यहाँ स्टॉप नहीं होगा। अब जब जी तिर्यंश में जाएगा तब वहां पर इसका जो है उदय चलता रहेगा, लेकिन वहां पर चूंकि अब उसकी जो भाव है वो चेंज हो जाएगा, अब उसका भाव तिर्यंश का हो गया, तो नामकरण का उदय होगा, और ये जो रिमेनिंग टाइम पीरियड इसका बचा था ये बैकग्राउंड में होके बाहर होता जाएगा, मतलब इसका कोई इफेक्ट जीव को आएगा नहीं, क्योंकि अब चूंकि भाव उसका नरक का रहा नहीं, अब तिर्यंश का भाव आ गया, तो इसलिए जो इसका रिमेनिंग टाइम पीरियड जो बचा था इसका उदय जो तो रहेगा, लेकिन इसका कोई इफेक्ट जीव को महसूस नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन था लास्ट में कि मान लीजिए कि इसका जो टाइम पीरियड बचा था इसकी वजह से जीव को कोई इफेक्ट आएगा क्या नरक का, अगर गति नामकरण का, तो उससे कोई जीव को ज्यादा दुख की प्राप्ति होगी क्या, ऐसा कोई उसको ज्यादा दुख का वेदन होगा क्या? तो ऐसा नहीं है, उसका इफेक्ट आने के लिए उसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव होना जरूरी है। तो चूंकि अब भाव तो नरक का रहा नहीं, अब तिर्यंश का भाव आ गया, तो इसलिए उसका कोई इफेक्ट जीव को आएगा नहीं। ये क्वेश्चन है। ओके सर, बहुत अच्छा समझाया। ठीक है? ये हो गया हमारा भाव विभागनी। क्षेत्र विभागनी भी एक बार शॉर्ट में ले लेते हैं। क्षेत्र विभागनी प्रकृति कौन सी होती है? भैया भैया आपने वो पीछे वाला जो बोला था क्या, मतलब उसका बंद चल रहा है तो उसका इफेक्ट होगा या नहीं, वो बताया आपने। हाँ, मतलब अब जीव हाँ वही जो बता। बंद नहीं, मतलब कि अब जो है उसका एक बार उदय चालू हो गया था नरक गति नामकरण का, तो उसका टाइम पीरियड तो बचा अभी, क्योंकि आयु तो केवल 33 सागरोपम ही थी, और गति नामकरण तो बहुत ज्यादा था, 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम था, इतना लंबा टाइम पीरियड बचा था। तो उसका ऐसा तो नहीं है नहीं कि नरक से चला गया तो उसका जो है वहीं पे स्टॉप हो गया, उसको भी पूरा कंप्लीट करना ही है। तो नरक से जाने के बाद जीव अगर तिर्यंश में उत्पन्न हुआ तो उसका भी उदय चलता रहेगा नरक गति नामकरण का, लेकिन वो बैकग्राउंड में रहेगा, मतलब उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो पीछे से साइड में से होकर बाहर होता जाएगा, उसका कोई भी इफेक्ट जीव को महसूस नहीं होगा, क्योंकि अब भाव उसका नरक का नहीं रहा, अब उसका भाव तिर्यंश का हो गया। वो किसी भी प्रकृति का इफेक्ट मतलब फल प्रकट होने के लिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव, ये 5 चीजें होना जरूरी है, तभी उसका इफेक्ट जीव को होता है। तो अब चूंकि भाव नरक का रहा नहीं, तिर्यंश का आ गया, तो इसलिए उसको उसका इफेक्ट जीव को नहीं आएगा। जो ठीक है बोलते हैं ना? हम लोग उसमें भी किसी को बहुत अच्छा फल मिलता है, बुरा फल मिलता है, तो उसमें इसका कोई रोल नहीं है। नहीं, गति नामकरण क्या होता है? देखिए, आयुष नामकरण डिसाइड करता है टाइम पीरियड। सबसे पहले गति नामकरण, गति नामकरण क्या डिसाइड करता है? प्लेस, हाँ। जगह, जीव को कहाँ जाना है काल करके, अच्छा। ठीक है। ये जगह डिसाइड करता है कि जीव को जाना कहाँ है, ठीक। और आयुष नामकरण डिसाइड करता है टाइम पीरियड, जी। कि उस जगह पे जीव, उस भव में जीव को कितनी देर रुकना है, ठीक है। तो गति अच्छा। नामकरण डिसाइड कर रहा है कि जीव को कौन सी जगह पर जाना है, और आयुष नामकरण डिसाइड कर रहा है टाइम पीरियड के जीव को उस जगह पर उस भव में कितनी देर रुकना है, ठीक जी। है। हाँ। जी।
ये हो गया। अब एक बार शॉर्ट में क्षेत्र विपाकनी लेते हैं। क्षेत्र विपाकनी प्रकृति की डेफिनेशन कौन बताएगा? जो प्रकृति क्षेत्र विषय के अर्थात एक भाव से दूसरे भाव जाते समय जो विग्रह गति में अपना फल देती है के समय अपना फल प्रदान करती है। विग्रह गति में जो कार्बन का एक अपना फल प्रदान करती है। बिल्कुल। जो कर्ण प्रकृतियां एक भाव, इसको इजीली आप याद करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कब प्रकृति एक भाव से दूसरे भाव में जाते हुए, ठीक है, यहाँ पर है जीव और यहाँ उसको उत्पन्न होना है, तो एक भाव से दूसरे भाव में जाते हुए इसको भाव में याद करेंगे ना तो डेफिनेशन इजीली याद हो जाएगी आपको। विग्रह गति में मात्र कार्बन का है वो, कार्बन शरीर का योग। के समय अपना फल प्रदान करती है। ठीक है, मतलब मान लीजिए जीव यहाँ पर है, उसको यहाँ उत्पन्न होना है, ठीक है, तो विग्रह गति होती है जिसमें टर्न आता है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ ही उत्पन्न होना, जस्ट इसको यहाँ से ही उत्पन्न होना है, तो एक ही समय में यहाँ से यहाँ उत्पन्न हो जाएगा, तो ये एक समय की जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं ऋजु गति। ठीक, एक समय की जो गति होती है जिसमें एक भाव से दूसरे भाव में जा रहा है, एक ही समय में अगर जीव चला जाता है तो वो ऋजु गति कहलाती है। तो इस गति में जीव हमेशा आहारक ही होता है। आहारक से मतलब क्या होता है कि जीव हमेशा जो भी जिस भी आहार के वर्गणा उनको पुद्गलों को ग्रहण करता ही है। यहाँ पर जीव था तो यहाँ पर भी वो आहार ले ही रहा था, मतलब जिस भी वर्गणा शरीर वर्गणा, मान लीजिए मनुष्य का जीव था तो यहाँ पर भी वो औदारिक वर्गणा पुद्गलों को ग्रहण कर ही रहा था। और यहाँ पर मान लीजिए वो नरक में उत्पन्न हुआ है या देवता में उत्पन्न हुआ, तो यहाँ पर उत्पन्न होते हुए उसने वेखरी आहार वर्गणा के पुद्गल, सॉरी, हाँ, वेखरी आहार वर्गणा के पुद्गल लेना चालू कर दिए। तो इस पूरी प्रोसेस में जीव आहारक ही रहता है, अनारक नहीं होता है। अब मान लीजिए जीव यहाँ पर था, उसको यहाँ उत्पन्न होना है, तो यहाँ से यहाँ गया जीव। पहले समय में जीव कभी भी क्रॉस ट्रेवल नहीं करता, जीव हमेशा स्ट्रेट ट्रेवल करता है। तो यहाँ पर वर्तमान में था जीव, ठीक है, यहाँ पर था और यहाँ से उसको यहाँ उत्पन्न होना है। पहले समय में जीव यहाँ से यहाँ आया, फर्स्ट समय में, ठीक, और सेकंड समय में यहाँ आया। तो ये जो फर्स्ट समय है, तो यहाँ पर दोनों संभावना पॉसिबल होती है। यहाँ से यहाँ आने में जीव आहारक भी हो सकता है और अनारक भी हो सकता है, ठीक है, मतलब पिछले जो भाव था उसके आहार लेके भी आ सकता है, मतलब उसके जो जिस भाव में था जीव, तो वहां के आहार वर्गणा के पुद्गलों को लेकर यहाँ पर आ भी सकता है, दोनों संभावना है। तो यहाँ से यहाँ पर आया, तो जब जीव आहारक होता है तब अनु इसका क्षेत्र विपाकनी प्रकृति का उदय नहीं होता है, लेकिन जब जीव अनाहरक होता है तभी उस अनुपूर्वी नामकर्म का उदय होता है, जो क्षेत्र विपाकनी प्रकृतियां हैं। यहाँ से आगे यहाँ आया, तो जब जीव अनाहरक है तभी क्षेत्र विपाकनी प्रकृतियां अपना फल प्रकट करेगी। और फिर यहाँ से यहाँ आया, तब यहाँ से यहाँ तो जीव आहारक ही होगा, क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए आहार नहीं था उसके पास, लेकिन यहाँ उत्पन्न होते ही उसके पास आहार आ ही जाएगा। तो इस वाले टाइम पीरियड में तो जीव आहारक ही होगा, लेकिन यहाँ पर अगर जीव आहार अनारक हुआ तब इस क्षेत्र विपाकनी प्रकृति का उदय होगा, ये अपना फल प्रकट करेगी। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई कि जो अनारक होने से ही आता है ना, अच्छा, अनारक होने से ही फल प्रकट करेगा। हाँ, हाँ, देखो वो अनारक क्या बोल रहे हैं, देखिए एक बार डेफिनेशन हम समझते हैं तो उससे वो क्लियर हो जाएगा। जो कर्म प्रकृतियां एक भाव से दूसरे भाव में, ठीक है, एक भाव में था जीव और दूसरे भाव में जाते हुए विग्रह गति में, विग्रह गति किसको बोलते हैं, जिसमें टर्न आता है, ठीक है, इसमें टर्न, ये ऋजु गति मतलब जो स्ट्रेट गया जीव तो ये ऋजु गति हो गई, तो इसमें टर्न नहीं आया, यहाँ से यहाँ उत्पन्न होता है, यहाँ टर्न आ गया, तो ये इसको बोलेंगे विग्रह गति। तो विग्रह गति में मात्र कार्बन शरीर का योग, कार्बन शरीर का योग कब होता है जीव को, जब जीव अनारक होता है, ये इफेक्ट होता है। ये इसका मतलब ये जनरल इन जनरल भी होता ही है, लेकिन जब इसकी प्रधानता होती है, कब होती है इसकी प्रधानता, जब जीव अनारक होता है तभी इसकी प्रधानता होती है कार्बन शरीर का योग की, तो उसी समय अपना फल प्रकट करती है, ठीक है, जब जीव कार्बन शरीर का योग की प्रधानता होती है उसी समय अपना फल प्रकट करती है। तो इसकी प्रधानता कब होती है, जब जीव अनारक होता है, ठीक, तो उसी समय इन क्षेत्र पाकनी प्रकृतियों का जीव को उदय होता है।
ये कौन कौन सी है? नरकानुपूर्वी, देवानुपूर्वी, तिरिंच, मनुष्य, देवानुपूर्वी, तिर्यंचानुपूर्वी और मनुष्य, मनुष्यानुपूर्वी। ठीक है, ये चारों प्रकृतियां हैं, ये क्षेत्र विभाग की है। ये क्लियर हुआ क्षेत्र विभाग की प्रकृति का डेफिनेशन? हाँ। अब मान लीजिए जीव तीन समय में है, तीन समय की विग्रह गति रही, उसको मान लीजिए एक बार देख लेते हैं। यहाँ उत्पन्न हुआ, मान लीजिए यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया और यहाँ उत्पन्न होना है। पहला समय, दूसरा समय और तीसरा समय। ठीक है, तो पहले समय में जीव दोनों संभावना है, आहारक भी हो सकता है और अनारक भी हो सकता है। ठीक है, दूसरे समय में तो जीव डेफिनेटली अनारक ही होगा, तीसरे समय में वापस आहारक हो जाएगा। ठीक, तो मान लीजिए यहाँ अगर जीव आहारक रहा, तब उसके क्षेत्र विभाग की प्रकृति का उदय होगा क्या? नहीं, नहीं होगा। आहार यहाँ अगर आहारक रहा तो यहाँ उदय नहीं होगा, और नहीं होगा, अनारक तो यहाँ पर नहीं हो होगा। जाएगा। आज अगर जी आहारक रहा तब उसके उदय नहीं होगा, और जब अनारक रहा तब उसका उदय उदय होगा। होगा। ठीक है, और इसमें डेफिनेटली अनारक ही है, तो यहाँ पर इसका उदय बिल्कुल होगा, उदय। और यहाँ पर आहारक है तो यहाँ पर वापस इसका उदय नहीं होगा। और मान लीजिए अगर चार समय की विग्रह गति है, ठीक है, अब ये तीन समय चार समय की विग्रह गति है, ठीक है, चौथा समय है, तो उसमें क्या होता है, अगर चार समय की विग्रह गति से जीव जाता है तो पहले समय में वो नियमा आहारक ही होता है, यहाँ पर जी आहारक ही होगा। जो एक और क्वेश्चन आया था लास्ट क्लास में कि विग्रह गति में जी अधिकतर कितने समय तक अनारक रह सकता है, तो उसका दो आंसर समय। है दो समय से ज्यादा जीव अनारक नहीं रह सकता। अगर चार समय की विग्रह गति से जीव जा रहा है तो पहले समय में जीव आहारक ही होगा, फिर दूसरे समय अनारक। तीसरे समय में अनारक ही रहेगा। ठीक है, दूसरे और तीसरे समय में अनारक ही रहेगा और चौथे समय में फिर आहारक हो जाएगा। तो अधिकतम दो समय से ज्यादा जीव विग्रह गति में अनारक नहीं रह सकता है। ये लास्ट क्लास में को जो क्वेश्चन आया था उसका आंसर है। ठीक है ना, क्लियर है ये? गौतम भैया, ये पहले तो आपने तीसरे समय में आहारक बताई, चौथा समय लेगा तब अनारक रहेगा क्या वो? जब चार समय से जा रहा है, यहाँ पर था जीव वर्तमान में, ये हम्म। पहला चौथा समय समय, महारक रहेगा। चौथे समय में जहाँ उत्पन्न हो रहा तब तो आहारक हो ही जाएगा ना वो, हम्म। ये कहने का मतलब। और तीसरे अच्छा, समय जब जितने उसमें जा रहा है, मतलब तीन समय में जा रहा है, तो तीसरे समय जब जिस जिस समय अच्छा, में जीव जो जिस में जा रहा है उस समय आहारक हो जाएगा वो। ओके। हाँ, जिस समय उत्पन्न हो रहा है तो उस समय तो आहारक ले, उस भाव में जाते आहार ग्रहण कर ही लेगा वो। ओके। लेकिन अगर तीन समय से आ रहा है तीसरे समय में आहारक हो जाए, लेकिन अगर चार समय से आ रहा है तो चौथे समय में आहारक होगा, लेकिन तीसरे समय में तो वो अनारक रहेगा ही रहेगा। चलो, ठीक ओके, है, वो समझ डिपेंड करता गए है कि वो आगे। कितने समय की विग्रह गति से आ रहा है। चार समय में जा समझ। रहा है तो दूसरे और तीसरे में अनारक रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, और क्लियर है सभी को ये? तीन समय में एक बार तीन आरक रहेगा। तीन समय की विग्रह गति से जा रहा है तो दूसरे समय में डेफिनेटली अनारक रहेगा, और पहले में दोनों संभावना, पहले समय में आहारक भी हो सकता है और अनारक भी हो सकता है। ठीक है। ठीक है, क्लियर है सभी को ये? जय जिनेन्द्र सर। हाँ सर। एक्चुअली मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, आज आपने क्या बताया, थोड़ा ब्रीफ में बता दीजिए ना। ठीक, लास्ट क्लास ज्वाइन की थी क्या आपने? हाँ सर, उसमें मेरा वो क्वेश्चन डाउट भी था आहार को लेके कि आहार किस तरह से, आहारक जीव कैसे होता है, मतलब आहार करता हुआ होता है, क्या होता है? आहार से मतलब ये है, आहार से मतलब ये होता है कि उस शरीर वर्गना के पुद्गलों को ग्रहण करना। मान लीजिए कोई मनुष्य तिर्यज का जीव है तो वो औदारिक वर्गना के पुद्गलों को ग्रहण करता रहता है। आहार ओके, ग्रहण करना मतलब ये कि उस वर्गना के पुद्गलों को ग्रहण करना। ठीक है, मतलब और यहाँ मान पे लीजिए भोजन से हाँ, मतलब नहीं है ना सर? हाँ नहीं, भोजन से मतलब नहीं है, उस वर्गना के पुद्गलों को ग्रहण करते रहना। हम भोजन भी करते हैं तो वो भी एक औदारिक वर्गना के पुद्गलों को ग्रहण करना ही है। लेकिन उसके अलावा भी मान लीजिए जब जीव भोजन नहीं करता, लीजिए तपस्या कर रहा है, तो उस समय क्या औदारिक वर्गना के पुद्गलों को ग्रहण करना छोड़ दिया क्या उसने? तो बोलते हैं ऐसा नहीं है, वो तो कंटिन्यू ग्रहण कर ही रहा है। ठीक है, तो भोजन भी एक माध्यम हो सकता है, लेकिन उसके अलावा भी जीव जिस भी माध्यम से औदारिक वर्गना के पुद्गलों को ग्रहण कर रहा है तो वो उसके द्वारा ही उसका जो है आहार में कन्वर्ट करता है। तो वैसे ही मतलब अगर हम आहारक बोल रहे हैं मतलब कि वो उस वर्गना जिस शरीर में जीव है उस शरीर वर्गना के पुद्गलों को ग्रहण कर रहा है। मान लीजिए अगर मनुष्य का भाव है तो वो औदारिक वर्गना के पुद्गलों को ग्रहण करेगा, या अगर वो देवता नैरिक का जीव है तब वे शरीर वर्गना के पुद्गलों को ग्रहण करेगा।
जैसे जीव काल कर चुका है तब तो वो शरीर तो है ही नहीं, आत्मा में है, आत्मा है तो फिर भी ग्रहण करेगा मतलब। उसमें भी एक पॉसिबिलिटी रहती है कि वो पिछले भाव का आहार मतलब उसके वर्गनाक भूतगुलों को लेके आ सकता है। ये खैर आगे का विषयांतर हो जाएगा। बस एक समझने की दृष्टि से ये है कि जीव काल करने के बाद भी एक समय में पिछले भाव के आहार को लेके आ सकता है ना। एक बस आप समझने के लिए कर लो, बाकी इसको ज्यादा वास्ट में नहीं जाएंगे हम, ये विषयांतर हो जाएगा। मतलब जीव ने काल किया तो वो पिछले भाव के आहार को भी लेके आ सकता है। मान लीजिए यहाँ था, यहाँ उत्पन्न होना है, तो पहले से और दूसरा समय, तो पहले समय में जीव पिछले बार के आहार को लेके आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। और दूसरे जगहों में दूसरे समय में जीव को चूंकि उत्पन्न होना है तो यहाँ पर डेफिनेटली इस भाव का आहार मिल ही जाएगा उसको। लेकिन पहले समय में दोनों पॉसिबिलिटी, पिछले भाव का आहार लेके आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो मतलब ऋजु गति और विग्रह गति दोनों में ये है कि पहली गति में वो आहारक भी हो सकता है, अनारक भी हो सकता है, ऐसा? नहीं, सॉरी, ऋजु गति में तो डेफिनेटली है कि वो आहारक ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो एक समय की अच्छा। है ना, क्योंकि वो तो एक समय की है तो उसमें तो डेफिनेटली वो आहारक ही रहेगा। लेकिन जब जीव अनारक दो समय की है तो उसमें दोनों संभावना पॉसिबल है, वो आहारक भी हो सकता है और अनारक भी हो सकता है। ठीक है सर। ठीक है, क्योंकि ऋजु गति तो एक समय की है, यहाँ था यहाँ उत्पन्न होना है, तो पहले समय में यहाँ से आया है तो उसने इस भाव का आहार ले ही लिया। लेकिन दो समय वाली में यहाँ पर दोनों संभावना, आहारक भी हो सकता है और अनारक भी हो सकता है, इसमें दोनों संभावना पॉसिबल है। और यहाँ पर चूंकि उत्पन्न हो रहा है तो यहाँ तो डेफिनेटली वो आहारक हो ही जाएगा। तो जीव बताएं कि वो कितने समय तक, अब हमने बोल दिया कि यहाँ अनारक हो गया, तो जीव अधिकतम कितने समय तक अनारक रह सकता है? तो बोल रहे हैं कि 2 समय से ज्यादा अनारक नहीं रह सकता। मान लीजिए 4 समय की विग्रह गति है, यहाँ था जीव, ये पहला समय, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है, 4 समय की विग्रह गति है। तो यहाँ पर पहले में जीव डेफिनेटली आहारक रहेगा 4 समय की, उसमें यहाँ पर अनारक रहेगा, यहाँ पर भी अनारक रहेगा, और यहाँ पर चौथे में यहाँ यहाँ पर जाते जीव आहारक हो ही जाएगा। तो यहाँ 2 समय जीव अनारक रहेगा, बाकी 2 समय जीव आहारक रहेगा ही। तो मैक्सिमम 2 समय तक जीव विग्रह गति में अनारक रह सकता है, इससे ज्यादा अनारक नहीं रह सकता। नहीं, दो दो समय वाले में आरक, 2 समय भी आरक रह सकता है। 2 समय वाले में दोनों समय में आरक रह सकता है। रह सकता है ना, कोई लेकिन दिक्कत आरक नहीं। या अनारक रहेगा। तो आरक अगर पहले समय में है तो दूसरे में भी आरक होगा। दूसरे में तो उत्पन्न हो ही रहा ना, 2 समय की अगर विग्रह गति है, दूसरे समय में उत्पन्न हो ही रहा, तो उस भाव में जाते ही आहार ले ही लेगा वहां का। हाँ, तो दोनों समय में आरक हो गया इसका। हाँ, उसमें दोनों संभावना पॉसिबल है। लेकिन 3 समय में जा रहा है तो उसमें एक समय भी हो सकता है, दो समय में भी हो सकता, 2 समय भी अनारक रह सकता है। लेकिन 4 समय से जा रहा है तो उसमें 2 समय दो ही समय अनारक रहेगा, है ना। एक समय, पहला समय और चौथा समय आहारक रहेगा ही रहेगा। हाईएस्ट कितना समय तक जा सकता है? वही बताया ना, 2 समय से ज्यादा अनारक नहीं रह सकता। नहीं नहीं, जो 4 समय तक ही रहता है बस क्या? हाँ, विग्रह गति 4 समय से ज्यादा की नहीं होती है। विग्रह गति मैक्सिमम 4 समय की होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। ठीक। ठीक है सर, क्लियर है सभी को? हाँ, हाँ सर। ठीक भैया है। भैया, हाँ ये सर। 4 समय का जो टाइम सब पीरियड है, ये मतलब वो त्रस नाल के अंदर है और बाहर ज्यादा लगता है, ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ, वो कुछ बताया था, मुझे भी एक्यूरेट ध्यान नहीं कब क्या होता है ये इसका, कि त्रसनाल के अंदर रहता है तब जाता है वो। तो ये खैर फिर विषयांतर हो जाएगा हमारा, मुझे भी जी एक्यूरेट भैया। ध्यान नहीं है, लेकिन फिर इसको जाएंगे तो विषयांतर हो जाएगा। तो इसलिए हम अभी ये भी आपको ऐसा कोर्स में है नहीं, लेकिन समझने की दृष्टि से कि वर्ड का मीनिंग क्या होता है, विग्रह गति किसको बोलते हैं, कार्बन शरीर का आयोग क्या होता है, तो उसको समझाने जी के लिए थोड़ा समझाया मैंने। ठीक है, बाकी ये भी अभी आपके कोर्स में था नहीं, लेकिन फिर भी आपको जी। ध्यान में रहे तो इसीलिए। ठीक है सर। दूसरे तीसरे समय में होता है ना अनारक? जब चार जी 4 समय की विग्रह गति में जा रहा है, देखिए लिख देता हूं मैं, अगर आप लोगों को लिखना है, 4 समय की विग्रह गति में तारे हैं तो दूसरे और तीसरे समय अनारक। दूसरे और तीसरे समय अनारक, ठीक है, पहले और चौथे में आरक, ठीक है। 3 समय की उसमें दूसरे समय में नियमा अनारक, हाँ। पहले समय में आरक भी हो सकता है, अनारक भी हो सकता है, हम्म, और तीसरे में तो आरक होगा ही होगा। हम्म। ठीक है, और अगर 2 समय की विग्रह गति से आ रहा है तो पहले समय में आरक भी हो सकता है, अनारक भी हो सकता है, और दूसरे समय में जी आरक होगा ही होगा। ठीक है, दूसरे समय में आरक होगा। 2 समय की विग्रह गति में तो पहले समय में दोनों संभावना, आरक भी हो सकता है, अनारक भी हो सकता है।
लेकिन दूसरे समय में वहां जहाँ उत्पन्न हो रहा है वहां उत्पन्न होते ही वहां का आहार ले लेगा ना, तो आहारक होगा ही होगा। 3 समय की उसमें दूसरे समय अनारक रहेगा, पहले में दोनों संभावना है और तीसरे में डेफिनेटली वहां उत्पन्न होते ही आहार ले लेगा। और 4 समय की उसमें दूसरे तीसरे समय नियम आहारक रहेगा, तो पहले और चौथे समय आहारक ही रहेगा। दूसरे में क्या बता, दूसरे दूसरे क्या 2 समय की विग्रह गति में, हाँ हाँ दूसरे 2 समय की विग्रह गति में दूसरे समय आहारक ही रहा, और पहले समय में आहारक भी हो सकता है और अनारक भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी। और तीसरे समय में, 2 समय में अनारक नियमा। 3 समय की विग्रह गति में जा रहा है तो दूसरा समय नियम अनारक ही होगा, पहले समय में दोनों हो सकता है और तीसरे में डेफिनेटली आहारक ही होगा। हाँ सही है भैया। ठीक है सर, हाँ हाँ क्लियर है सभी को? अब जो आज का टॉपिक था पुद्गल विभाग की प्रकृतियां, उनको ले लेते हैं हम। वो काफी तीसरे समय इंटरेस्टिंग में है। तीनों संभव हो सकता है ना आरक का? तीसरे समय में आरक तीनों समय हो सकता है। जैसे पहले नहीं पहले नहीं, समय में आरक या अनारक होगा, मान लीजिए आरक है तो दूसरे समय में कंपल्सरी आरक है, और तीसरे समय में आरक होगा ही। नहीं, कितने समय की विग्रह गति से बोल रहे हैं आप? 3 समय की तीन विग्रह समय गति से बोल रहे हैं। 3 समय की, हाँ। नहीं तो 3 समय में दूसरे समय कैसे आहारक रहेगा वो, क्योंकि आहार एक समय से ज्यादा नहीं ले सकता ना वो। हाँ नहीं पहले, अच्छा। उनको पहले समय में अनारक आहारक दोनों रहेगा, दूसरे समय तो वहां पे आहार छोड़ना ही पड़ेगा ना उसको, छोड़ना ही अनारक पड़ेगा। रहेगा। तो दूसरे ठीक समय है, में तो ठीक। अनारक ही रहेगा वो। ठीक है, हाँ इसलिए समझ तो लिखा गया। मैंने कि आप लोगों को ध्यान रहे कि कब क्या रहता है, नोट डाउन आप कर लेते तो ठीक रहता, उसमें आपको आगे कंफ्यूजन नहीं रहता। हाँ नोट कर भैया लिया। भैया ठीक है, क्षेत्र विपाकनी प्रकृतियों में कार्बन का योग की प्रधानता रहती है ना? जी वही तो। कार्बन का आयोग क्या होता है? कार्बन का आयोग यही तो हम समझ रहे थे, कार्बन क्षयी का आयोग क्या होता है, कि जब जीव अनारक होता है, यूं तो जीव के पास कोई ना कोई शरीर होगा ही, औदारिक बैक्टीरी आहार अनारक तीनों में से कोई ना कोई शरीर को होता ही, लेकिन जब जीव अनारक होता है तो उसके मतलब तीनों शरीर के साथ में कार्बन शरीर का आयोग भी होता है, लेकिन जब जीव अनारक होता है तब उसके पास इन तीनों शरीर के की प्रधान का मतलब वो नहीं होता है, उस समय केवल कार्बन शरीर का आयोग की प्रधानता होती है। तो उस समय तो ही जो क्षेत्र विपाकनी प्रकृति अपना फल प्रकट करती है। अच्छा, तो इस मतलब कि जब क्षेत्र ये विपाकनी प्रकृतियां फल देती है तो जीव आहार करता ही नहीं है और वो विग्रह गति से ही जाता है ना इसमें? क्षेत्र विपाकनी प्रकृति का उदय होने के लिए विग्रह गति से आना जरूरी है। ठीक है, हम्म, ठीक, मतलब कि जो क्षेत्र विपाकनी प्रकृति की डेफिनेशन पढ़ा ना हमने, कि क्षेत्र हाँ विपाकनी प्रकृति क्या होती है, कि जो विग्रह गति में अपना फल प्रकट करती है। जैसे ये ठीक। डेफिनेशन दी है इसमें, कि क्षेत्र विपाकनी प्रकृति क्या बोल रही है, कि जो कण प्रकृतियां क्षेत्र विशेष में मैंने पर्टिकुलर एरिया में कौन क्षेत्र विशेष है, मतलब क्या आया कि एक भाव से दूसरे भाव में जाते हुए, अर्थात एक भाव से दूसरे भाव में जाते हुए। ठीक, आप इसको टुकड़ों में याद करेंगे ना डेफिनेशन, तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आप इसको स्टेप मतलब टुकड़ों टुकड़ों में याद करिए, इसको भैया समझिए। मेरा कंफ्यूजन ये था कि मतलब विग्रह गति में जितने भी समय में जा रहा है वो उस वक्त पूरा अनारक ही रहेगा ना इसमें? नहीं नहीं, यही तो हमने अभी क्या ये लास्ट में यही तो लिखा था मैंने, ये सभी सभी कहाँ आना लग रहा, अभी यही तो नहीं तो लिखा था मैंने। कार्बन का योग की प्रधानता रहेगी ना इसमें तो उसके। देखिए देखिए, जब जीव 2 समय की विग्रह गति से जा रहा है, ठीक है, 2 समय की विग्रह गति से जा रहा है जीव, ठीक, तो उस समय क्या हाँ, होगा, पहले समय में जीव आहारक भी हो सकता है, अनारक। अनारक भी हो सकता है, और दूसरे समय में जीव जहां उत्पन्न होना वहां पहुंच ही जाएगा, तो उस समय डेफिनेटली आहारक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्षेत्र विपाकनी फल कहाँ देगी उसको मतलब वो कि? क्षेत्र विपाकनी जब जीव अनारक होगा उसी समय और अपना अगर फल पड़ता है। अगर मतलब आहारक जब हो अनारक है ना, यहाँ पर? एक मिनट, जब जीव अनारक है तभी कार्बन शरीर का योग की प्रधानता है, कार्बन शरीर का योग की प्रधानता है, और उसी समय जो ये क्षेत्र विपाकनी प्रकृतियां अपना फल प्रकट करेगी। और अगर वो आहारक होता तो ये फल नहीं प्रकट करती ना हाँ भैया? हाँ हाँ, ये यही तो हम समझ रहे हैं डेफिनेशन में, कि जब जीव आहारक रहेगा तभी, तब उसका कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं है, मतलब इनका काम अच्छा, केवल ये है कि जब जीव अनारक है तब उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाने का काम है। एक समझने की दृष्टि से अपन ये कह सकते हैं कि जीव के पास कोई भी कह सकते हैं कि साधन नहीं जाने का, तो ये प्रकृतियां ही जीव को एक भाव से दूसरे भाव में, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाने का काम कर रही है जब जीव विग्रह गति में है। तो जैसे 4 समय में अगर 2 समय वो अनारक है तो बस उस 2 समय में ही ये फल देंगी बाकी नहीं देगी, यही बिल्कुल, समझना? बिल्कुल बिल्कुल, 3 आगे समय की है, देखिए।
ठीक है ना? हो गया क्लियर आप सभी को भी? हाँ हाँ, बहुत बहुत कृपा मतलब करो भाई। जब जीव अनारक है तभी इनका यूटिलाइजेशन है। जब कार्बन क्षयिक आयु की प्रधानता है कब है? जब जीव अनारक है, और उसी समय ही इनका जो है फल प्रकट होगा, इन प्रकृति होगा। ठीक है? ओके जब दो भाई। समय में कर रहा है तो दोनों समय नहीं हो सकता ना? दो समय की उससे करा तो दोनों लिखा ना हमने, आहारक भी लिखा अनारक भी लिखा। तो दोनों समय में आरक होगा। तो इसका कोई आएगा नहीं ना, क्षेत्रीय प्राग्ञ प्रकृति का उदय होगा नहीं तो दोनों हाँ, समय अगर है आहारक तो। लेकिन तो उसमें इसकी अगर वजह एक समय अनारक रहा तो इसका उदय आ जाएगा एक समय के लिए। हाँ, दोनों समय रहेगा तो उसका उदय नहीं रहेगा। हाँ बस, जब जीव अनारक रहेगा तभी इसका उदय आएगा, बस हमको ये ध्यान रखना है। और अनारक रहेगा तब क्या होगा? कार्बन क्षयिक आयु की प्रधानता, मतलब कार्बन क्षयिक आयु क्या होता है तो उसको समझने के लिए हमने बोला कि कार्बन क्षयिक आयु क्या होता है, तो उसके लिए बोला हमने कि जीव जब अनारक होता है तब इसकी प्रधानता होती है और उसी समय इसका उदय होता है। ठीक है? जो यहाँ पर दिया ना, विग्रह गति में, एक भाव हाँ, से दूसरे भाव में जाते हुए विग्रह गति में, विग्रह गति समझ लिया हमने, जहां पर टर्न आता है वो। ठीक है? मात्र कार्बन क्षयिक आयोग, तो कार्बन क्षयिक आयोग की कब प्रधानता होती है? जब जीव अनारक होता है। जब जीव अनारक होता है तभी इसकी प्रधानता होती है। ठीक, और उसी समय ये अपना फल प्रकट करती है, ये प्रकृति है क्षेत्रफल की। ठीक है? क्लियर हाँ, सभी को? तो फिर हम भूतगल विभाग नहीं ले लेते हैं इसमें। भूतगल विभाग नहीं। डेफिनेशन ध्यान में है किसी को? भूतगल विभाग में प्रकृतियां किसे कहते हैं? हाँ, हाँ बोलिए सर। जल विपाकनी हाँ सर। जो शरीर के पुद्गलों के रूप में फल अपना फल प्रदान करती है, उन्हें पुद्गल विपाकिनी प्रक्रिया कहते हैं। हम्म, जो कर्म प्रकृतियां शरीर के पुद्गल में अपना फल प्रदान करती है। शरीर के पुद्गल में अपना फल प्रदान करती है। मूलों में न जो प्रकट करती है। मतलब इसको और डिस्क्राइब करें, क्या बोल रहे हैं कि जो कर्म प्रकृतियां शरीर के पुद्गलों में अपना फल प्रकट कर रही है, मतलब कि इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जीव अर्थात पुद्गलों को क्या कर रही है? शरीर के रूप में, अंगोपांग के रूप में, शयनन, संस्थान आदि, ये सब क्या है? शरीर से रिलेटेड है। तो आदि शरीर से संबंधित विभिन्न रूपों में परिणत करने का कार्य करती है। कौन सी प्रक्रियाएं? जो कर्म प्रकृतियां शरीर के पुद्गलों में अपना फल प्रकट करती है। ठीक है? मतलब क्या कि जो शरीर के पुद्गलों के माध्यम से अपना फल प्रकट कर रही है, मतलब कि जो अर्थात पुद्गलों को शरीर के रूप में, शरीर अंगोपांग नामकरण के रूप में, सनन के रूप में, संस्थान आदि शरीर से संबंधित जितने भी विभिन्न प्रकार के रूप है उनमें परिणत करने का काम कर रही है, वो प्रकृतियां कहलाएगी पुद्गल विभागनी। अब ये कौन कौन सी होती है प्रकृतियां? डेफिनेशन क्लियर है सभी को? देखिए क्या बोल रहे हैं इसकी डेफिनेशन में, कि जो कर्म प्रकृतियां शरीर के पुद्गलों में अपना फल प्रकट करती है। यहाँ पर ये वर्ड जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शरीर के पुद्गल। ठीक, शरीर के पुद्गल, ये वर्ड ध्यान रखना आपको कि शरीर के पुद्गलों में अपना फल प्रकट कर रही है। ठीक, मतलब कि जो पुद्गल है शरीर के पुद्गल, उनसे उनको किसमें? शरीर के रूप में कन्वर्ट कर रही है, शरीर अंगोपांग नामकरण के रूप में कन्वर्ट कर रही है, सनन के रूप में, संस्थान आदि के रूप में, जो शरीर से रिलेटेड चीजें हैं उनके रूप में परिणत करने का काम कर रही है। ये प्रकृतियां कहलाएगी पुद्गल विपाक में। क्लियर हो सभी को?
हाँ डेफिनेशन जी सर। गौतम भैया। जो शरीर के रूप में ये जो क्रम प्रकृतियां शरीर के उद्गल के रूप में हाँ, शरीर के पुद्गलोक में अपना फल प्रकट कर रही है। हाँ। ठीक है, जो जो भी प्रकृति हम देखेंगे तो उसमें चेक करेंगे कि वो शरीर के पुद्गलों में अपना फल प्रकट कर रही है क्या, मतलब वो शरीर से रिलेटेड कोई काम कर रही है क्या, इनको शरीर के रूप में अंगोपांग सैन संस्थान आदि के रूप में कन्वर्ट कर रही है क्या। तो हम एक एक प्रकृति लेंगे और उसको हम चेक करेंगे। ठीक है, तो ये जो पुद्गल विपाकिनी प्रकृतियां हैं ये केवल कौन से कर्म की होती है, तो बोल रहे हैं कि नाम कर्म की जो प्रकृतियां हैं वे ही जो होती है वो पुद्गल विपाकिनी प्रकृतियां कहलाती है। जैसे हमने देखा था कि जो क्षेत्र भाव विपाकनी है वो कौन सी है, आयुष नाम कर्म की प्रकृतियां हैं। क्षेत्र विपाकनी है जो वो केवल चारों अनुपूर्वी है, वो क्षेत्र विपाकनी है। तो वैसे ही जो पुद्गल विपाकनी प्रकृतियां हैं वे केवल नाम कर्म की प्रकृतियां ही हैं जो पुद्गल विपाकनी होती है। बाकी जो सातों कर्म है उनकी कोई भी प्रकृति पुद्गल विपाकनी नहीं है। जो केवल नाम कर्म की प्रकृतियां हैं वे ही पुद्गल विपाकनी है। अब वो सभी उनमें पुद्गल विपाकनी नहीं है, उनमें से हमको चेक करना है एक एक प्रकृति को, कौन सी प्रकृति पुद्गल विपाकनी आएगी और कौन सी नहीं आएगी। ठीक है, ये डेफिनेशन तो क्लियर है ना सभी को। हाँ इसके पहले ना एक ये जो चीज आप सब लोग ध्यान रखिएगा, जो बुक में दिया है ना यहाँ पर सांकेतिक संज्ञा। ठीक है, ये आप सब लोग इसको याद करना आप लोगों को कि मान लीजिए निंद्रा दिख क्या, बहुत सी बार क्या होता है कि बहुत सारी प्रकृतियां हैं तो उनको एक एक को प्रकृति को नहीं लिखते, उनको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। तो उसमें शॉर्ट फॉर्म में लिखा तो आपको ध्यान आना चाहिए कि ये लिखा तो इसमें कौन कौन सी प्रकृतियां शामिल है। मान लीजिए आपको यहाँ पर लिखा मनुष्य द्विक, तो मनुष्य दिक बोल दिया, मतलब क्या हुआ कि उसमें मनुष्य गति नामकरण बोल रहे हैं, उसमें वो मनुष्य अनुपूर्वी नामकरण बोल रहे हैं। तो यहाँ पर मनुष्य द्विक भी नहीं लिखते हैं और मनुष्य के बाद मनुष्य डैश टू भी लिख देते हैं। मतलब यहाँ पर कभी कभार ऐसे लिख देते हैं मनुष्य द्विक भी लिख देते हैं, या इसमें लिख देते हैं मनुष्य डैश टू, ऐसे लिख देते हैं। तो इसका मीनिंग क्या आता है कि इसमें होता है मनुष्य गति मनुष्य अनुपूर्वी मनुष्य गति नामकरण मनुष्य आयुष अनुपूर्वी नामकरण और मनुष्य अनुपूर्वी। तो ये आप सब लोग पढ़िएगा। अब मान लीजिए मनुष्य द्विक की जगह मनुष्य त्रिक लिख देते हैं यहाँ पर, ओ आयु का जाएंगे। ठीक है, तो इसमें एक आयु भी ऐड हो जाती है, मनुष्य आयु। ठीक, तो ऐसे हर एक के लिए आपको ध्यान रखना है कि अगर वो चीज लिखी है तो उसमें कौन कौन सी प्रकृतियां शामिल है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। मान लीजिए यहाँ पे विकलेंद्रीय त्रिक लिख दिया, तो विकलेंद्रीय त्रिक में मतलब द्वेंद्रीय तेंद्रीय चतुरेंद्रीय हो गया। तेजस त्रिक में तो तेजस शरीर बंधन, तेजस शरीर संगाथन। अब अगुरु लघु, तो अगुरु लघु त्रिक में अगुरु लघु पराघात उपघात। सूक्ष्म त्रिक में सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण। मतलब कुछ कुछ में तो क्या होता है कि वो जो सीक्वेंस है उसी में आ जाता है। जैसे निद्रा दिक बोले तो निद्रा दिक में निद्रा और प्रश्ला, जब हम 5 तरह की निद्रा पढ़ते हैं तो उसमें 5 निद्रा का क्रम है, निद्रा प्रश्ला निद्रा निद्रा प्रश्ला प्रश्ला और स्थिर। तो निद्रा दिक बोल दिया तो निद्रा के बाद जो सेकंड वाली आ गई वो उसको ले लिया हमने। अब मान लीजिए यहाँ पे स्थिर त्रिक बोल दिया, तो स्थिर त्रिक में क्या होगा, स्थिर को लेके जो ऊपर वाली दो है, क्योंकि स्थिर के नीचे तो कोई प्रकृति है नहीं निद्रा वाली, तो स्थिर नदी के ऊपर वाली जो प्रकृतियां कौन कौन सी, स्थिर नदी के ऊपर प्रश्ला प्रश्ला है, उसके ऊपर निद्रा है। तो इन तीनों प्रकृतियों को एक कंबाइंड ग्रुप में हमने बोल दिया स्थिर नदी त्रिक। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ पे दर्शनावणी चतुष्क, तो दर्शनावणी चतुष्क में कौन सी आ गई, तो चक्षु दर्शनावणी, अचक्षु दर्शनावणी, अवधि दर्शनावणी और केवल दर्शनावणी। तो इन चारों को कंबाइंड बोलने के लिए हम बोलते हैं दर्शनावणी चतुष्क। तो इधर जैसे मान लीजिए यहाँ पर बोल दिया हास्य चतुष्क, तो हास्य चतुष्क में कौन सी आ गई, तो हास्य जो नौ कषाय वेदनी की हम प्रकृतियां बोलते हैं तो उसमें आता है ना हास्य रति भय जुगुप्सा, जो चारों सीक्वेंस में आती है, तो ये हास्य चतुष्क में आ गई। अब इसी को यहाँ पर बोल दिया, मान लीजिए हास्य षटक बोल दिया, हास्य रति अरति भय शोक चिकित्सा। हाँ सॉरी, वो सीक्वेंस में तो हास्य रति अरति भय शोक जुगुप्सा होता है। तो हास्य चतुष्क में कौन सी आएगी, तो हास्य रति और भय जुगुप्सा ये आएगी। ठीक है, वो गलत बोल दिया मैंने। हास्य चतुष्क में कौन सी आ रही है, तो हास्य रति और भय जुगुप्सा। और जब हास्य षटक बोल देंगे तो वो पूरी आ जाएगी सीक्वेंस में, हास्य रति अरति भय शोक जुगुप्सा। ठीक है, मध्यम सहनन चतुष्क, तो मध्यम सहनन चतुष्क में पहला वाला और लास्ट वाला, उसको छोड़ के जो बचे हुए हैं वो चारों ले लिए। इसी संस्थान में भी जो बीच के चारों थे वो ले लिए। तो एक बार आप सबको इनको पढ़ना है और ये भी ध्यान रखना है कि किस
कौन सा ग्रुप बोला तो उसमें कौन कौन सी प्रकृति आएगी, तो ये भी आपको एग्जाम में आ सकता है इसमें से। सर यहाँ पे मनुष्य गति और मनुष्य अनुपूर्वी लिया है, तो मनुष्य आयु क्यों नहीं ले सकते यहाँ, किस यहाँ अपेक्षा पर से? हाँ, इसमें वही जो ग्रुप बनाया ना वो इसी तरह से बनाया है कि इन दोनों का इफेक्ट कंबाइन चलता है। ये पुद्गल विपाकनी की अपेक्षा से इसको मनुष्य दिख किया है नहीं, क्या? ये पुद्गल विपाक नहीं, अभी नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, मैं तो केवल अभी ये अच्छा। बता रहा हूँ कि बुक में ये इस टाइप से सांकेतिक संज्ञा दी। ये पुद्गल विपाकनी से संबंधित मत समझिए आप अभी। अच्छा ये अच्छा। हाँ, ये अभी पुद्गल विपाकनी एक्सप्लेन नहीं किया है। हाँ, ये मैं तो केवल ये बता रहा हूँ कि इस बुक में स्टार्टिंग पेज नंबर 2 पे ये कुछ सांकेतिक संज्ञा दी है, मतलब कि मान हाँ हाँ। लीजिए कोई आप पढ़ें और कहीं आपको ऐसा लिखा दिखे कि मनुष्य द्वीप, तो मनुष्य द्वीप क्या होता है? मनुष्य मनुष्य द्वीप गति करके कोई मनुष्य। चीज समझी नहीं आपने, तो उसमें कौन कौन सी प्रकृतियां शामिल होती है? तो उसमें होता है मनुष्य गति नामकरण, मनुष्य अनुपूर्वी नामकरण। मनुष्य ठीक। त्रिक बोल दिया है तो उसमें इन दोनों के अलावा मनुष्य आयु भी आ जाएगी। जैसे ही अगर मान लीजिए इनमें से भी कोई भी कुछ भी लिखा रहता है तो उसमें कौन कौन सी प्रकृतियां शामिल होती है, तो फिर ये आपको हाँ ध्यान हाँ। में आना चाहिए कि हाँ, ये प्रकृतियां, इनको एक एक लिखने के बजाय इनका एक कंबाइंड ग्रुप जो है वो लिख दिया, तो उसमें ये प्रकृतियां शामिल है। ठीक ओके। है, ये पुद्गल विभाग नहीं है, ये तो एक बीच में ध्यान आ गया मुझे कि ये आपको एक्सप्लेन नहीं किया था मैंने, तो मैंने कहा एक बार ही बता देता हूँ। भैया ठीक है, इनको ये इनको लर्न करने का कोई ट्रिक है क्या? ठीक नहीं, आप पढ़ते पढ़ते ही हो जाएगा, कोई मतलब टिपिकल चीज नहीं है, किसी किसी में रहेगा आपको। जैसे बहुत सौ में तो क्या है कि जो क्रम है उसी से याद हो जाएगा कि जो क्रम रहता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बोला, ये दिया अनंतानुबंधी चतुष्क, तो अनंतानुबंधी चतुष्क में अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, फिर अप्रत्यक्षण चतुष्क, तो अप्रत्यक्षण क्रोध मान माया लोभ, प्रत्यक्षावरण चतुष्क, तो उसी में प्रत्यक्षावरण वाला ही क्रोध लेना, उसी का मान लेना, उसी का माया लेना, उसी का लोभ लेना है। ठीक है, ऐसे संतुलन के लिए भी आ जाएगा। किसी किसी में ध्यान रखना है हमको, जैसे मिथ्या चतुष्क बोल दिया तो उसमें कौन कौन सी आ रही है, तो मिथ्यात्व वेदनी, नपुंसक वेद, सेवा सनन हुन संस्थान। किसी किसी में रहेगा कि वो अलग अलग प्रकृतियों को लेके ही एक अलग ग्रुप बना दिया है, बाकी तो सब में इजी है। जैसे मान लीजिए वैकृत चतुष्क बोला आपको, तो वैकृत चतुष्क में क्या क्या आ जाएगा, तो वैकृत शरीर आ जाएगा, तो शरीर आ गया तो उससे रिलेटेड शरीर अंगोपांग भी आ जाएगा, उससे रिलेटेड बंधन भी आ जाएगा और संघातन भी आ जाएगा। तो ये जो वैकृत से रिलेटेड चारों प्रकृतियां, इनको चारों को कंबाइंड बोल के हमने वैकृत चतुष्क बोल दिया। ऐसे ही औदारिक के लिए भी हो गया और आरक के लिए भी हो गया। तो कुछ कुछ तो बहुत इजी है, कुछ दो चार में ही है को आपको स्पेशल ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक बार आप पढ़ लेंगे ना आप लोग तो इजी हो जाएगा। मान लीजिए वर्ण चतुष्क हम बोलते हैं, वर्ण चौक बोलते हैं, तो उसमें क्या आ जाता है, एक वर्ण, एक गंध, एक रस, एक स्पर्श, इन चारों को कंबाइंड बोलने के लिए हम बोल देते हैं वर्ण चतुष्क। ठीक है, ठीक है सर। हाँ। तो आप एक बार पढ़िएगा तो इसमें थोड़ा सा रूटीन में पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं पुद्गल विपाकनी प्रकृतियां कौन कौन सी होती है और कैसे वो अपना फल प्रकट करती है। शरीर हाँ सर, शरीर आएगा, शरीर शरीर। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि टोटल कितनी प्रकृतियां हैं। तो 36 प्रकृतियां जो है वो पुद्गल विपाकनी है। ठीक, तो सबसे पहले जो गति चतुर्दशक है उसमें से प्रकृति देखते हैं कौन कौन सी प्रकृतियां उसमें पुद्गल विपाकनी है। तो सबसे बोल रहे हैं पहले शरीर 5, जो पांचों शरीर है वो है पुद्गल विपाकनी, क्योंकि शरीर से रिलेटेड ही है, और जो भी प्रकृति है वो उसी शरीर के रूप में उन पुद्गलों को कन्वर्ट कर रही है। तो ये पांचों शरीर जो है वो पुद्गल विपाकनी प्रकृति है। ठीक है, मतलब कि मान लीजिए औदारिक शरीर नामकरण बोला, शरीर 5 में औदारिक शरीर नामकरण मान लीजिए एक लिया हमने, तो औदारिक शरीर नामकरण क्या कर रहा है, औदारिक पुद्गलों को को ग्रहण करके। हाँ, इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि जीव औदारिक शरीर, औदारिक वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करके उन्हें औदारिक शरीर के रूप में परिणत कर रहा है। पड़ता है। ठीक है, तो ये इसी पुद्गलों को ग्रहण कर रहा है शरीर वर्गना के, और उनको उस शरीर में कन्वर्ट भी कर रहा है, तो इसलिए इसको पुद्गल विपाक नहीं मिली है। तो ऐसे ही जो पांचों शरीर के लिए है, उसके लिए हम बता देंगे कि इसलिए ये पांचों प्रकृतियां पुद्गल विपाक नहीं है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारा शरीर अंगोपांग, जो 3 शरीर है, तो हमने शरीर अंगोपांग नामकरण में भी आ गया। कौन से होता है 3, हमने शरीर 5 लिए लेकिन अंगोपांग 3 ही ले रहे हैं हम, तो ऐसा क्यों, ये भेदभाव। तेजस अंगोपांग और भी तो कार्बन 5 के अंगोपांग नहीं होते ना? बिल्कुल। ये जो शरीर होते हैं तो उसमें जो तेजस और कार्बन होते हैं उनके अंगोपांग नहीं होते हैं, नहीं जो होते। 3 शरीर है उन्हीं के अंगोपांग होते हैं। ठीक है, तो 3 शरीर अंगोपांग जो नामकरण वाली है, तो उसी में ये भी प्रकृतियां जो है पुद्गल विभाग नहीं है। ये क्या कर रही है,
जो शरीर की प्रकृति के पुद्गल हैं उनको अंगोपांग के रूप में कन्वर्ट कर रही है। तो इसीलिए ये प्रक्रिया भी क्या है, पुद्गल विपाकनी। ठीक, उसके बाद सनन। चेनन के रूप में पढ़ना शरीर के पुद्गल को। ये क्या कर रहा है सनन नामकरण, कि जो भी जीव शरीर रचना के पुद्गल, जो भी पुद्गलों को ले रहा है उनको सनन के रूप में कन्वर्ट कर रहा है। मान लीजिए जो भी जीव ने औदारिक वर्गना के पुद्गल लिए, औदारिक शरीर के पुद्गल, तो उनको जिस भी सनन को में उसमें कन्वर्ट जीव कर देता है। तो जो छह सनन है वो सभी जो है पुद्गल विपाकनी प्रकृतियां हैं। जो छह सनन है वो पुद्गल विपाकनी। उसके बाद सनन के बाद संस्था नामकरण। संस्था नामकरण कितने होते हैं? 6। 6 प्रकृति होती है। तो जैसे यहाँ पर सनन के रूप में कन्वर्ट कर रहा था, अब यहाँ पर क्या संस्था नामकरण के रूप में कन्वर्ट करता है। तो ये जो 6 संस्था नामकरण है ये भी क्या है, पुद्गल विपाकनी। ठीक, अब इसके बाद आ गया हमारा, इसके बाद कौन सी आया, संस्थान के बाद कौन सी प्रकृति आती है? वर्ण। वर्ण चार। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, वर्ण चतुष्ट चारों, इन सबको कंबाइंड बोलने के लिए हमने अलग अलग नहीं बोला, वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं बोला, इसको शॉर्ट में बोलने के लिए हमने क्या बोल दिया, वर्ण चौक या वर्ण चतुष्क। वर्ण चौक भी बोल सकते हैं या वर्ण चतुष्क भी बोल सकते हैं। तो इसमें वही प्रकृति आ गई, वर्ण गंध रस स्पर्श। तो ये चारों प्रकृतियां ये भी क्या है, पुद्गल विपाकनी। मतलब इसमें क्या हो रहा है, जीव जो औदारिक शरीर के पुद्गल है उनको वर्ण के रूप में, गंध के रूप में, रस के रूप में और स्पर्श के रूप में इनमें कन्वर्ट कर रहा है। तो इसीलिए ये भी जो प्रकृतियां हैं ये क्या है, पुद्गल विपाकनी। तो इसकी कितनी, 4 प्रकृतियां हैं। ठीक, तो इसमें जो गति चतुर्दर्शक है इसकी टोटल कितनी प्रकृतियां आ गई हमारे पास, पुद्गल विपाकनी? 24। 24 होगी सर। 24। 5 और 3 8 और 6 14 और 6 20 और 4 24। ठीक है, 24 प्रकृतियां हैं ये, इसमें से पुद्गल विपाकनी। ठीक, ये क्लियर हुआ सभी को? हाँ। हाँ। ठीक है, तो ये आगे प्रकृति हमारी जो पुद्गल विपाकनी है। ठीक, अब इसके बाद आज कुछ नए लोग ज्वाइन हुए, उनको क्लियर तो है ना, समझ में तो आ रहा है, नहीं तो फास्ट तो नहीं जा रहा है, नहीं तो फिर हम थोड़ा सा और स्लो चल सकते हैं। नहीं सर, समझ आ रहा है पूरा। समझ रहा है सर अच्छे से। ठीक है, कहीं पे भी डाउट लगे आप पूछिएगा, हम एक बार नहीं 2 बार रिपीट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्लियर होना चाहिए। पता चला सर क्लास अटेंड हुई इसमें उसके बाद। सर हाँ इसमें सर, बंधन और संघातन नहीं लेना है ना? हाँ यहाँ ये पर ये उसी अच्छा, के अंदर होता है। हाँ अच्छा क्वेश्चन अंगो किया आपने कि बंधन क्यों अंगोपांग नहीं के लिया। अंदर ही इनका रहता है, शरीर के अंदर इन दोनों चीजों का रहता है ना सर। चलिए हम जो यहाँ पर बात कर रहे हैं ना, वो 122 प्रकृतियों की अपेक्षा से बात करें। जी हाँ। जी ठीक है, ये टोटल जी 148 प्रक्रिया होती है। तो अगर हाँ 148 की अपेक्षा से बात करते तो हम बंधन संघातन को भी लेते, लेकिन हम ये बात अच्छा 122 की अपेक्षा से कर रहे हैं, तो इसलिए हमने हाँ बंधन संघातन को यहाँ पर नहीं लिया है। जी ठीक है, जैसे हमने आ गए वर्ण, समझ। जैसे वर्ण चौक में, क्योंकि वर्ण गंध रस स्पर्श ये भी टोटल 20 प्रकृतियां होती है, तो उसमें से हमने केवल हाँ 4 को ही लिया है, 16 को हाँ छोड़ दिया, चार क्योंकि हम 122 की अपेक्षा से बात कर रहे हैं। जब हाँ 148 की अपेक्षा से बात करते तो हम उन पूरे 20 को ले लेते। ठीक है, तो इसलिए जी हमने उनको नहीं लिया। ठीक, अच्छा समझा सर। ठीक है सर। जी जी क्वेश्चन आप लोग ऐसा मत समझिएगा कि कौन क्या पूछेगा मुझे, कौन क्या समझेगा, कोई सिली क्वेश्चन तो नहीं है। नहीं, क्वेश्चन आना चाहिए। क्वेश्चन बहुत सी बार क्या होता है कि हम भी पढ़ते हैं ना, तो हमको भी क्वेश्चन आते हैं, हम लोग ऐसा नहीं कि हम भी जब अगली बार जब भी पढ़ते हैं तब नए क्वेरी आती है, तो क्वेश्चन तो आना चाहिए। आप ये मत समझिए कौन क्या सोचेगा, क्या है क्या नहीं, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन कैसा भी करिए आप, क्वेश्चन अगर क्वेरी है तो आपको करना ही चाहिए। ठीक है, 26 अभी प्रकृतियां छूट जाएगी सर, है ना, 122 में, 148 में से कौन सी छूट जाएगी? 26 प्रकृतियां छूट जाएगी ना, हाँ, 122 ले रहे हैं 26 का तो। छूट जाएगी। बरोबर है। कौन ये कौन सी? 5 5 122 ही। नंबर, 5 5 बंधन, 5 संघातन और बंधन 16 जो है वर्ण और चौक की छूट गई। 16 वर्ण गंध स्पर्श की 16 छूट गई। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 26 प्रकृतियां छूट जाती है यहाँ पर। तो ये वर्ण गंध रस स्पर्श, वर्ण की कितनी होती है प्रकृतियां? 5 5 गंध की होती है, 2 रस की होती है 5, स्पर्श की होती है 8, 8। टोटल होती है 20। इसमें से हमने 4 ही लिए।
हाँ ये तो 16 16 बनते हैं, तो 5 बंधन 5 संगाथन ये भी छूट गए, टोटल 26 छूट जाती है हमारी। ये ठीक है, क्यों छोड़ रहे हैं? हाँ सर। ये क्यों छोड़ रहे हैं 26 प्रकृतियां? 122 की अपेक्षा से हम वर्णन कर रहे हैं ना, तो इसलिए हम उनको छोड़ देते हैं, इनमें से एक एक को ही लेते हैं और इनको हम ड्रॉप कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं सर? जो हमको विवक्षा करनी है वो 122 की अपेक्षा से ही वर्णन दिया है, जिससे जहाँ जिस भी ग्रंथ का हम आधार लेके चल रहे हैं, तो उसमें 122 की अपेक्षा से ही वर्णन मिल रहा है, तो इसलिए हम इनको ड्रॉप कर देते हैं। मतलब ये इसके पीछे प्रकृतियां बंध के योग्य होती है ना, बंध जो कर्मों का बंध होता है वो बंध के योग्य यही प्रकृतियां होती है, इसीलिए करते हैं ना। इसमें ऐसा कर जो दिया ना कि जैसे इसमें कंबाइंड कर दिया ना, जैसे वर्ण आदि 16 है तो उनको वो 20 है तो उनको 4 में ही कर दिया ना, तो 16 छूट गई। ये इस भी कह अपेक्षा सकते हैं कि जो वर्णन हमको उपलब्ध है ना जो भी ग्रंथों में, तो वो 122 प्रकृतियों की अपेक्षा से ही जो वर्णन उपलब्ध होता है, तो इसीलिए मेरा हाँ सर, मैं क्वेश्चन वही बोल रहा हूँ, जैसे वो देखिए पूछ रहे हैं क्वेश्चन, उसका आंसर देखिए यही जो है कि जैसे 20 की जगह अपन ने उसको 4 ही लिए हैं, तो 16 प्रकृतियों को 20 प्रकृतियों को 4 प्रकृतियों में कंबाइन कर दिया। अब वो भी कह सकते हैं हमें अपेक्षा समझने के लिए, लेकिन यहाँ नीचे टिप्पणी में दिया है कि यह वर्णन 122 प्रकृतियों की अपेक्षा समझना चाहिए कि जो बंध शतक प्राचीन पंचम कर्म ग्रंथ है, उसमें पुद्गल विपाकनी आदि प्रकृतियों का वर्णन 122 प्रकृतियों की अपेक्षा से ही किया गया है। तो जो हमको जो जिस बेस पे हम एक वर्णन एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उस बेस में 122 प्रकृतियों की अपेक्षा से ही यहाँ पर वर्णन किया है, तो इसलिए हम भी 122 की अपेक्षा से ही यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, मतलब हम ग्रंथ की अपेक्षा ले रहे हैं, पर इसके पीछे लॉजिक क्या है ये कुछ पता है, मतलब बता सकते वही है ना कि उसमें जो दिया है उसके बेसिस पे कर रहे हैं हम। सिंपल समझने में हम समझ सकते हैं कि ठीक है, एक एक इसमें से एक एक ले लिया हमने और इनको ड्रॉप कर दिया क्योंकि ये शरीर से रिलेटेड होती है, तो इसलिए हमको क्या है कि जो भी प्रूफ है, हम जो भी काम कर रहे हैं वो प्रूफ के आधार पर ही कर रहे हैं, तो हम एक आधार जो उसका ले रहे हैं बेस, तो उसमें क्या बेस लिया है कि जो बंध शतक है प्राचीन कर्म ग्रंथ, उसमें वर्णन 122 की अपेक्षा से ही चल रहा है, तो इसलिए हम उसको 122 की अपेक्षा से ही ले रहे हैं। ठीक है सर। ठीक, ये हो गया पुद्गल पावनी। अब इसके बाद दधि चतुर्दश के बाद कौन सी आएगी प्रकृतियां? परागात अष्टक, परागात अष्टक। कौन कौन सी परागात अष्टक की प्रकृति बताए कोई? आतप, उद्दोत, अग्रुल, स्टार्टिंग से प्रागात उच्छ्वास, हाँ उच्छ्वास, प्रागात उच्छ्वास, आतप, आतप, उद्दोत, प्रागात उच्छ्वास, आतप, उद्योत, गुरु लघु, तीर्थंकर, निर्माण और उपगात। होगा ना। लेकिन इसमें से 2 नहीं आएगी, यहाँ पर उच्छ्वास और तीर्थंकर को छोड़ के 6 लेनी है। ये अगर उन लोग तक ही हुआ, उसके आगे कौन सी प्रकृति है? प्रागात उच्छ्वास, आतप, उद्योत, अग्रु लघु, हाँ, ये हो गया। उसके बाद अग्रु लघु, निर्माण और उपगात। निर्माण, तीर्थंकर, तीर्थंकर, उपगात, निर्माण, उपकार। निर्माण, तीर्थंकर, उपगात, तीर्थंकर, निर्माण निर्माण, और और उपगात। उपघात। ठीक है, ये 8 प्रकृतियां होती है परागात अष्टक की। तो इसमें जो उच्छ्वास है और तीर्थंकर है, ये दोनों पुद्गल विपाकनी नहीं है। बाकी जो 6 हैं ये सभी क्या है? पुद्गल विपाकनी। ठीक है, मतलब परागात को क्या लिया हमने? परागात को पुद्गल विपाकनी में लिया। मतलब क्या है परागात की डेफिनेशन ध्यान में है किसी को? परागात मतलब दूसरे घात करते हैं, और नहीं, घात पर के लिए घातक रूप में। तो क्या करता है कि जो शरीर वर्गणा पुद्गल हो, शरीर के पुद्गलों को क्या करता है? पर घात करते दूसरे परिणाम करता है कि वो दूसरों के शरीर में घात करने का सामर्थ्य उत्पन्न कर सके। पर के लिए घात रूप में के परिणत करता है। रक्षा का समर्थ होता है। ठीक है, मतलब इसकी वजह से क्या होता है, जीव स्वयं की रक्षा करने और दूसरों की घात करने में क्या होता है? सक्षम होता है। तो इसलिए ये पुद्गल विपाकनी है। आतप में भी क्या होता है कि जीव शरीर स्वयं अनुष्ण होता है लेकिन उष्ण प्रकाश प्रदान करता है। उद्योत में अनुष्ण होते हुए भी अनुष्ण प्रकाश उत्पन्न करता है। मतलब क्या कर रहा है कि जीव जो भी शरीर के पुद्गल हैं उनको कन्वर्ट कर रहा है शरीर के रूप में। ठीक है, तो इसलिए, लेकिन चूंकि तीर्थंकर नामकर्म, तो इसमें कोई जीव शरीर के पुद्गलों को किसी में कन्वर्ट नहीं कर रहा। ये तो एक लब्धि है। तीर्थंकर नामकर्म तो एक मतलब कह सकते हैं कि एक विशेषता है
तो इसलिए इसमें कोई कन्वर्शन का काम नहीं हो रहा है कि इसकी वजह से कोई मतलब शरीर के पुद्गल कन्वर्ट हो रहे हैं। और उच्छ्वास को क्यों नहीं लिया है, तो इसका डिस्क्रिप्शन हम आगे पढ़ेंगे कि उच्छ्वास नामकरण को इसमें भी यहाँ जीव पुद्गलों को ले ही रहा है, तो फिर इसको क्यों नहीं लिया? तो उच्छ्वास नामकरण को पुद्गल विपाकनी में क्यों नहीं लिया? इसका एक क्वेरी है, तो इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं हम कि इसको क्यों नहीं लिया। तो उच्छ्वास नामकरण को क्यों नहीं लिया है, तो उसके लिए बोला है कि उच्छ्वास नामकरण की वजह से क्या होता है? लब्धि। नहीं, उच्छ्वास थोड़ी है। उच्छ्वास उच्छ्वास नामकरण तो में जीव औदारिक शरीर सांस लेने की प्रक्रिया, उसके बाद सांस लेने और छोड़ने की। हाँ, इसमें क्या हो रहा है कि जीव, बिल्कुल इसमें क्या हो रहा है, जीव जो शरीर के पुद्गल है उनको ग्रहण कर रहा है और उसमें उनको उच्छ्वास के रूप में कन्वर्ट करके उनको बाहर कर रहा है। ठीक है, मतलब इसमें भी क्या हो रहा है जी, स्वयोग्य शरीर के पुद्गलों को उच्छ्वास रूप में परिणित करता है। ग्रहण करता है, उनको उच्छ्वास के रूप में कन्वर्ट करके उनका क्या करता है, निस्सरण कर रहा है, मतलब बाहर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी पुद्गलों को ग्रहण कर ही रहा है, हमने पुद्गल वर्ड ले लिया। कौन से जो शरीर के पुद्गल है उनको, शरीर के पुद्गलों को ले ही रहा है, उनको ग्रहण कर रहा है, उच्छ्वास के रूप में कन्वर्ट करके उनको बाहर कर रहा है, तो फिर इसको पुद्गल विपाकनी में क्यों नहीं लिया? तो इसका रीजन क्या बोल रहे हैं कि इसमें ग्रहण करके छोड़ तो रहा है, लेकिन इसको शरीर के किसी के रूप में कन्वर्ट नहीं कर रहा है। मतलब पुद्गल विभागनी में हमने क्या डेफिनेशन बोली कि शरीर के पुद्गलों को ग्रहण करके उनको या तो शरीर के रूप में, अंगोपांग के रूप में, सनन के रूप में, संस्थान के रूप में, किसी भी रूप में जीव कन्वर्ट करता है। तो इसमें शरीर के किसी भी पार्ट के रूप में कन्वर्ट नहीं कर रहा है, शरीर के पुद्गल ले तो रहा है, उनको ग्रहण करके उच्छ्वास के रूप में कन्वर्ट कर तो रहा है, लेकिन शरीर के किसी पार्ट में कन्वर्ट नहीं कर रहा है। तो इसीलिए जो है इसको पुद्गल विभागनी में नहीं लिया। जो मेन क्या है, उच्छ्वास नामकरण का क्या क्या होता है कि जीव को उच्छ्वास लब्धि से युक्त रखना। इसकी वजह से क्या होती है, जीव को उच्छ्वास लब्धि एक मिलती है, उच्छ्वास लब्धि मिलती है। तो ये लब्धि क्या करती है, जीव को, पुद्गलों को ग्रहण करती है, ग्रहण करके उच्छ्वास रूप में ग्रहण करती है। ठीक है, ग्रहण करना और उनको कन्वर्ट करना। ये कन्वर्ट ठीक तो है, नहीं कर रही है? ये उच्छ्वास के रूप में कन्वर्ट कर रही है, शरीर के रूप में कन्वर्ट नहीं कर रही है। ठीक है, अच्छा, ये मतलब उच्छ्वास लब्धि की वजह से जीव को ऐसी कैपेबिलिटी आती है कि वो जीव पुद्गलों को ग्रहण करके उनको उच्छ्वास के रूप में परिणत कर देता है। ठीक है, इसके रिजल्ट ये लब्धि मिल गई, तो इस लब्धि का इफेक्ट क्या है कि जीव पुद्गलों को ग्रहण कर पा रहा है शरीर के, और उनको उच्छ्वास के रूप में कन्वर्ट कर पा रहा है। तो ये उच्छ्वास के रूप में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं आ रहा है शरीर के रूप में कि शरीर में कोई इफेक्ट आ रहा है कि शरीर का निर्माण हो रहा कर रहा है। तो इसलिए भले ही शरीर के पुद्गलों को ग्रहण करने का काम हो रहा है, लेकिन उसकी वजह से जीव के शरीर में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है कि जीव के शरीर का कोई निर्माण हो रहा है, अंगोपांग का नाम का काम हो रहा है। तो इसलिए इस प्रकृति को पुद्गल विपाकनी नहीं लिया है। ठीक है, क्लियर हुआ है? मतलब शरीर के रूप में ही कन्वर्ट करे तो ये विपाकिनी होगी। हाँ, देखिए यहाँ क्या दिया, देखिए पढ़े, यहाँ पढ़ते हैं हम। उच्छ्वास नामकरण के लिए क्या बोला कि जिज्ञासा बोली, उच्छ्वास नामकरण के उदय वाला जीव स्व शरीर के योग पुद्गलों को ग्रहण करता है और उन्हें उच्छ्वास के रूप में परिणत करके उनका निस्सरण करता है। तो शरीर के योग पुद्गलों को ग्रहण करने के बावजूद भी उच्छ्वास नामकरण को पुद्गल विपाकनी नहीं कहा है, इसका क्या? ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि उच्छ्वास नामकरण को पुद्गल विपाकनी प्रकृति नहीं कहा है, इसके दो कारण है। क्या है कि उच्छ्वास नामकरण का कार्य जीव को उच्छ्वास लब्धि से युक्त रखना है, उसका कार्य आनापान के योग पुद्गलों को ग्रहण करना है, उनका परिणमन करना नहीं है। पुद्गलों को ग्रहण एवं परिणाम करना तो उच्छ्वास लब्धि का परिणाम है, मतलब कि इसकी वजह से क्या होता है, जीव को उच्छ्वास लब्धि मिलती है, और इस लब्धि की वजह से जीव क्या करता है कि जीव पुद्गलों को ग्रहण करता है, उनको उच्छ्वास के रूप में कन्वर्ट करता है। प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रही है जिसकी भी। अब इसके क्रॉस में क्या बोल रहे हैं कि जो पुद्गल विपाकनी प्रकृति होती है उसका क्या होता है काम? पुद्गल विपाकनी प्रकृति का कार्य क्या होता है? शरीर के योग्य पुद्गलों को शरीर से संबंधित विभिन्न रूपों में, मतलब अंगोपान के रूप में, सनन के रूप में परिणत करना है। जो पुद्गल विपाकनी प्रकृति, उसका काम क्या है कि जो शरीर के योग्य पुद्गल हैं उनको शरीर से संबंधित
विभिन्न रूपों में, अलग अलग पार्ट में शरीर से कन्वर्ट करना है, आनापान के रूप में कन्वर्ट करना नहीं है। ठीक है, तो उच्छ्वास लब्धि क्या कर रही है? उच्छ्वास नामकरण के उदय के फलस्वरूप प्राप्त उच्छ्वास लब्धि के प्रभाव से जीव पुद्गलों को शरीर से संबंधित किसी भी रूप में कन्वर्ट नहीं कर रहा है। उच्छ्वास लब्धि की वजह से क्या कर रहा है? जीव शरीर के पुद्गलों को ले तो रहा है, लेकिन उसको किसी भी कन्वर्ट नहीं कर रहा है शरीर के किसी भी पार्ट के रूप में। तो इसलिए उच्छ्वास लब्धि के परिणाम स्वरूप होने वाला कार्य भी पुद्गल विपाकनी प्रकृति के कार्य जैसा नहीं है, तो इसलिए इसको पुद्गल विपाकनी नहीं है। शरीर में परिणत करे तो इसको अपने समझना चाहिए। हाँ, जो भी पुद्गल विपाकनी प्रकृति है वो अगर हाँ। शरीर के किसी भी पार्ट के रूप में कन्वर्ट करे तो ही उसको हमने पुद्गल विपाकनी कहा है। ठीक है, हाँ। बाकी इसलिए इसको नहीं कहा। भैया आपने जो अभी पढ़ा वो कौन से बुक से पढ़ा, कौन सा पेज? बुक आप लोगों को नहीं मिली क्या? ये जो अध्याय 5 से 11 वाली है, अभी तक आई नहीं क्या सभी के पास? 14 पेज है, 14 पेज, है ना, पेज नंबर 14 14 पेज 14 नंबर 14। बुक्स तो आ गई ना सभी के पास, या अभी भी नहीं है बुक्स? आ गई सर, आ गई। ठीक है, तो ये हो गई परागत की। अब बची हमारी है 5-10 मिनट सभी को, या क्लास एंड करें यहीं पे, आगे कैरी ऑन करें? कराइए कराइए सर। ठीक है, आज का ये कंप्लीट कर ही लेते हैं हम। अब इसके बाद जो बचा है त्रय दशक और स्थावर दशक की प्रकृतियां, ठीक है, तो उसमें हम ले लेते हैं कौन कौन सी प्रकृतियां पुद्गल विपाकनी है। त्रय दशक की 3 है और स्थावर दशक की 3 प्रकृतियां, ये तीनों जो है वो पुद्गल विपाकनी है। त्रय दशक की कौन सी प्रकृतियां हैं? तो उसमें है स्थिर और सुख और शुभ। और स्थावर दशक की है इन्हीं की जैसे प्रत्येक का अपोजिट क्या होता है? साधारण साधारण। स्थिर का अपोजिट साधारण, स्थिर का अस्थिर, और शुभ का अशुभ। अशुभ। डेफिनेशन ध्यान में है किसी को कि प्रत्येक की, स्थिर की, शुभ की? प्रत्येक यानी प्रत्येक जिस नाम कर्म के उदय से जीव एक शरीर में एक ही जीव रहता है, और साधारण में जिस नाम कर्म के उदय से एक ही जीव में एक ही शरीर में अनंत अनंत जीव। ठीक है, तो ये कन्वर्जन हो रहा है इसमें शरीर का। ठीक है, एक शरीर में एक जीव, एक शरीर में अनंत जीव, तो इसलिए ये पुद्गल विपाकनी आ गई। स्थिर अस्थिर में शरीर के पुद्गलों को स्थिर रूप में परिणत कर रहा है, अस्थिर रूप में परिणत कर रहा है। और शुभ अशुभ में शरीर के पुद्गलों को शुभ रूप में परिणत कर रहा है, अशुभ रूप में परिणत कर रहा है। तो इसीलिए इसकी 3 प्रकृतियां, इस तरह दशक की और स्थावर दशक की 3 प्रकृति, ये सभी क्या है? पुद्गल विपाकनी है। ठीक है, बाकी को छोड़ दिया ना सर। 3 प्रकृतियां हैं। एक बार आप चेक करिएगा कि हमने क्यों नहीं लिया पुद्गल विपाकनी में। देखिए, जैसे मान लीजिए त्रस की बात करें, सबसे पहले त्रस, त्रस की क्या भैया आप डेफिनेशन है? सबको म्यूट कर दीजिए ना। जो जीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल फिर सकते अपने सामर्थ्य। त्रस में मतलब क्या होता है कि जीव एक जगह से दूसरे जगह में मूवमेंट करने में सक्षम होता है। ठीक है, और स्थावर में क्या होता है कि जीव हलन चलन आदि क्रिया नहीं कर सकता। ठीक, नहीं आवाज मतलब पीछे तो दे दे प्लीज अपने आप को बहुत आ रही। दूध पीना है, पी ले दूध। त्रस दशक में सर डिस्टर्बेंस बहुत आ रहा है सर। बिल्कुल, ठीक है। तो त्रस दशक में क्या, वो त्रस के लिए बोला था कि जिस कर्म प्रकृति की वजह से जीव गर्मी सर्दी आदि बचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर सकता है, तो उसको त्रस बोला था। और स्थावर में बोला था कि जो मूवमेंट नहीं कर सकता। ठीक, तो इसमें कोई कन्वर्जन का काम नहीं, इसमें बस एक योग्यता आ रही है कि जीव मूवमेंट कर सकता है नहीं कर सकता। इसी त्रस के बाद बादर, कि जीव बादर रूप में परिणत करता है, तो इसी का अपोजिट सूक्ष्म था, तो सूक्ष्म रूप में परिणत करता है। तो फिर आता पर्याप्त, तो जीव शरीर के पुद्गलों के जीव पर्याप्त नामकर्म के मतलब जीव पर्याप्त या पूरी करके ही काल करता है। अपर्याप्त में जीव अपर्याप्त अवस्था में ही काल करता है।
त्रस बाधा पर्याप्त प्रत्येक स्थिर शुभ, ये तो हमने देख लिया कि पुद्गल विपाकनी है। ठीक है, फिर सुबक सुस्वर, सुबक का था कि जिसकी जिसकी वजह से जीव की अवस्था सौभाग्य से युक्त हो। ठीक है, वो सुबक। अब सुस्वर, सुस्वर में क्या बोल रहे हैं? सुस्वर को क्यों नहीं लिया? एक क्वेरी ये भी है कि सुस्वर दुस्वर, दुस्वर इसको क्यों नहीं लिया है हमने पुद्गल ये विपाकनी में? अपना के पुद्गल है सर, ये लेते हैं, बोलते छोड़ते, जैसे श्वास में कैसे लेते हैं और छोड़ते हैं इसमें वैसे। ये पुद्गल ले रहा है, लेकिन इसमें भाषा वर्गणा की पुद्गल ले रहा है। हम्म, इसमें शरीर वर्गणा की पुद्गल नहीं ले रहा है, इसमें भाषा वर्गणा के पुद्गलों के माध्यम से, भाषा वर्गणा के पुद्गलों के, भाषा वर्गणा के पुद्गलों के माध्यम से अपना फल प्रकट करते। अपना ठीक है। हमने पुद्गल विभागनी में क्या बोला कि जो शरीर के पुद्गलों के माध्यम से अपना फल प्रकट करती है, लेकिन जो सुस्वर दुस्वर है उसमें पुद्गल तो है, लेकिन कौन सा है? भाषा वर्गणा के पुद्गल। ऐसा इसलिए है। सुस्वर दुस्वर नामकरण को हमने पुद्गल विभागनी में नहीं लिया। ठीक है, इसके बाद आती है आदेय और अनादेय। तो आदेय मतलब कि जिसकी जिसकी कर्म को जैसे जीव की अवस्था ग्रहण करने योग्य हो, और अनादेय अग्रहण करने योग्य हो। आदेय अनादेय और यश कीर्ति, यश के लिए मतलब करे काम, या जिसकी वजह से जीव को यश की प्राप्ति हो। और अनुपूर्वी, अनुपूर्वी को हमने देख ही लिया है कि वो तो क्षेत्र विपाकनी प्रकृति है। और तो इसलिए हमको सुबक हाँ सर, सुबक दुबक हाँ सुबक में जिसकी वजह से जीव की अवस्था सौभाग्य से युक्त हो, तो सुबक, तो जीव की अवस्था के लिए बोला। ठीक है, हाँ। तो वो सब पुद्गल से रिलेटेड है ही नहीं, तो इसलिए उसको हमने पुद्गल विपाकनी में नहीं लिया। ठीक, क्लियर हुई प्रकृतियां पुद्गल विपाकनी की? हाँ सर। दो पॉइंट इसमें ध्यान रखना है, एक तो उच्छ्वास नामकरण को क्यों नहीं लिया, और एक सुस्वर दूसर को। तो सुस्वर दूसर तो इजीली हमको ध्यान आएगा कि इसमें जीव भाषा वगैरह के पुद्गलों से अपना फल प्रकट कर रहा है, तो इसलिए इसको नहीं लिया है। और उच्छ्वास में क्या हो रहा है कि शरीर के पुद्गलों को ले तो रहा है, लेकिन उसको शरीर के रूप में कन्वर्ट नहीं कर रहा है, वो केवल वो तो उच्छ्वास की वजह से उच्छ्वास के रूप में कन्वर्ट करके बाहर कर रहा है, तो इसलिए उसको हमने पुद्गल विपाकनी में नहीं लिया है। ये परागत अष्टक का है ना उच्छ्वास तो। हाँ, परागत अष्टक का है। सर ठीक स्थिर है, और शुभ का भी बताएंगे। स्थिर हड्डी वड्डी का है क्या, उसमें स्थिर रहती है? स्थिर, स्थिर को तो हमने ले लिया ना कि वो पुद्गल विपाकनी है। हाँ हाँ। है ना, स्थिर मतलब कि शरीर के पुद्गलों को स्थिर रूप में परिणत कर रहा है, और हाँ। अस्थिर मतलब अस्थिर रूप में परिणत कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए हमने कहते हैं दांत, तो दांत तो अपनी जगह पे फिक्स है। ठीक, लेकिन मान लीजिए जीभ है, तो जीभ तो मूवमेंट कर सकती है, तो अस्थिर रूप में समझने की दृष्टि से हम एक समझ सकते हैं। अब ये हो गया पुद्गल विपाकनी। अब इसके बाद जो बची हुई प्रकृतियां जितनी भी हैं, वो सब क्या होगी? जीव विपाकनी, जो हमने देखी। भव विपाकनी की 4, क्षेत्र विपाकनी की हमने देखी 4, और पुद्गल विपाकनी की हमने देखी। कितनी प्रकृतियां थी पुद्गल विपाकनी में? 36 ठीक 36 है, 44। तो 122 के पीछे से हम वर्णन, 122 में से 44 गए, तो यहाँ है हमारे 78। तो 78 प्रकृतियां हैं, वो सब क्या है? रिमेनिंग जीव विपाकनी है। इनके अलावा जितनी भी प्रकृतियां बची वो सब क्या कहलाएंगी? जीव विपाकनी। ठीक है, तो 4 भव विपाकनी थी, 4 क्षेत्र विपाकनी, 36 पुद्गल विपाकनी। तो इन टोटल 44 प्रकृतियों को हम अगर इनमें 122 में से लेस करें, तो 78 प्रक्रिया जो रिमेनिंग है वो सब क्या कहलाएंगी? जीव विपाकनी। जीव विपाकनी। ठीक है, एक क्वेश्चन लास्ट में ये भी है कि सभी प्रकृतियां जीव में ही अपना इफेक्ट कर रही हैं, तो हमने केवल इन्हीं को जीव विपाकनी में क्यों लिया, इन सबको क्यों नहीं लिया? क्योंकि सभी जो भी काम हो रहा हो तो जीव में ही रहा है। तो बोल रहे हैं कि ये बात सही है कि ये सभी इफेक्ट जो भी हो रहा है जीव के अंदर ही हो रहा है, लेकिन प्रधानता की अपेक्षा से हम वर्णन कर रहे हैं कि ये प्रकृतियां केवल इसी पर्टिकुलर भाव में अपना फल प्रकट करती हैं, ये प्रकृतियां पर्टिकुलर एरिया में अपना फल प्रकट कर रही हैं, ये प्रकृतियां शरीर के पुद्गलों के माध्यम से ही अपना फल प्रकट कर रही है। तो इसलिए हमने इनको 4 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया, प्रधानता की अपेक्षा से बात करें। यूं तो इफेक्ट तो ओवरऑल हो तो जीव में ही रहा है, कोई भी भले आयु भी है तो जीव की है, क्षेत्र भी एक भाव से दूसरे भाव में जा तो जीव ही रहा है, शरीर के पुद्गलों का काम भी कर तो जीव ही रहा है। ठीक है, तो इनको
चारों सभी को जीव विपाकनी में क्यों नहीं लिया है? तो क्या बोल रहे हैं कि प्रधानता की अपेक्षा से, ठीक है, कि ये जो प्रकृतियां ये केवल उन्हीं भावों में ही अपना फल प्रकट करेंगी। ये प्रकृतियां केवल एक भाव से दूसरे भाव में विग्रह गति में जाते हुए अपना फल प्रकट करेगी। ये प्रकृतियां शरीर के पुद्गलों के माध्यम से ही अपना फल प्रकट करेगी, और जो रिमेनिंग है वो तो जीव में कर ही रही। तो इसलिए इनको अलग अलग हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये इसका एक जो समाधान है वो यही है कि आपको बोले कि सब काम तो जीव में ही हो रहा है, तो प्रधानता की अपेक्षा से इनको हमने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है कि मेजोरिटी कि ये इसी जगह पर इसी भाव में कर रही है, ये इसी एरिया में कर रही है, ये शरीर के पुद्गलों के माध्यम से अपना फल प्रकट कर रही है, और जो रिमेनिंग है वो तो जीव में कर ही रही है अपना इफेक्ट। तो इसलिए हमने इनको 4 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। ठीक है, और भी आप एक बार ये पढ़िएगा, इसमें अगर कोई क्वेरी रहती है तो फिर नेक्स्ट क्लास में लेने का भाव है। भैया हाँ जैसे सर। विग्रह गति का एक सूत्र विपाकिनी है ना, विग्रह गति का अनुपूर्विका, वैसे फिर हाँ, चारों जो गति कर्म है वो भी तो गति यानी प्लेस से डिसाइड करते हैं ना, फिर उन्हें क्षेत्र विपाकिनी में क्यों नहीं लिया चारों गति कर्म को? क्षेत्र विपाकनी प्रकृति के लिए हमने क्या बोला कि जो केवल विग्रह गति में ही अपना फल प्रकट कर रही है। तो डेफिनेशन क्षेत्र की हमको जो डेफिनेशन है वो क्लियर रखना है कि क्षेत्र विपाकनी प्रकृति किससे बोला कि जो विग्रह गति में ही अपना फल प्रकट कर रही है, जो अच्छा विग्रह गति में ही। ठीक है, बाकी गति नाम कर्म तो अभी जैसे हम हैं अभी वर्तमान में, तो अभी उस समय भी तो गति नाम कर्म चल ही रहा है। हाँ ठीक है ना, अभी हम मनुष्य गति में, मनुष्य का भाव चल रहा है हमारा, तो अभी हमारे मनुष्य गति नाम कर्म का उदय चल ही रहा है, तो विग्रह गति के अलावा भी तो आज का इफेक्ट आएगी ना। ये जो प्रकृतियां केवल विग्रह गति में ही अपना फल प्रकट करेंगी, इसके अलावा कहीं फल अपना फल प्रकट नहीं करेंगी, और उस समय भी कब, जब कार्बन शरीर कायों की प्रधानता होगी तभी अपना फल प्रकट करेगी, इसके अलावा कहीं इसका काम नहीं, कहीं इसका यूटिलाइजेशन नहीं है। तो इसलिए इनको हमने क्षेत्र विपाक नहीं बोला, तो उस पर्टिकुलर क्षेत्र में, उस पर्टिकुलर एरिया में ही अपना फल प्रकट करेगी, इसके अलावा कहीं नहीं करेगी। ठीक है, तो अभी क्लियर हुआ? मनुष्य गति में है तो भी नरक गति का चल रहा है क्या नामकरण? हो सकता है ना, मैंने क्या बोला था कि मान लीजिए नरक से कोई जीव आया तो उसका टाइम पीरियड तो बहुत ज्यादा था नरक गति नाम कर्म का, तो फिर उसका क्या वो रिमेनिंग टाइम पीरियड बचा तो उसका क्या होगा, वहीं स्टॉप हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, अभी भी हमारे नरक गति नाम कर्म का उदय हो सकता है, लेकिन अच्छा वो इफेक्ट नहीं देगा, वो बस एक बैकग्राउंड में से बाहर होता जाएगा, क्योंकि इफेक्ट देने के लिए उसका उसी गति का भाव भी होना जरूरी है, उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भाव। अब चूंकि भाव तो अभी हमारा मनुष्य का है, तो इसलिए इफेक्ट हमको मनुष्य गति नामकर्म का ही मिलेगा, लेकिन चूंकि नरक गति नामकर्म हमारा पिछला रिमेनिंग अगर बचा हुआ भी है तो वो अपना इफेक्ट नहीं देगा, उसका बैकग्राउंड में से ही वो बाहर होता जाएगा, उसका कोई भी इफेक्ट हमको महसूस नहीं होगा। इसे अगर मान लीजिए देवगति से कोई जीव आया तो देवगति नामकर्म का भी हमको उदय हो सकता है, लेकिन वो इफेक्ट नहीं देगा, क्योंकि हमारा भाव अभी मनुष्य का चल रहा है, वो बैकग्राउंड में से ही होके बाहर हो जाएगा। हम्म, ठीक है सर। हाँ ठीक है सर। ओके, आज की क्लास यही हम एंड करते हैं। इसमें एक बार आप पढ़िएगा, कुछ डाउट रहे तो अगली क्लास में आप पूछ लीजिएगा, नहीं तो ये नेक्स्ट मैंने क्लास में। सांकेतिक संज्ञा वो क्रम से याद करना पड़ेगा क्या? हाँ मतलब कहीं से भी पूछ सकते हैं ना आपको, ऐसा नहीं कि निद्रा द्विक है तो निद्रा दिक से पूछ लिया, आपको बीच में से कहीं से ही पूछ लिया कि वैखरी चतुष्क में कौन कौन सी प्रकृति आती है वो बताएं, या अगरु लघु त्रिक में कौन सी आती है, या दर्शन सप्तक में कौन सी प्रकृति, मतलब याद सभी करना है आपको, हाँ लेकिन याद पूछने सभी पर करेंगे, मतलब क्रम से करना जरूरी नहीं है ना। नहीं, ऐसा कोई कर्म से करने का वो कुछ नहीं है, बस उसमें हाँ बताया कि अलग अलग दिया कि द्विक को ले लिया फिर त्रिक को ले लिया, हाँ द्विक में मतलब 2 है, त्रिक में 3 है, चतुष्क में 4 है, पंचक में 5 है, तो हाँ उस जी, सब से वो उन्होंने अलग अलग दे दिया है क्रम से। ठीक ठीक है ठीक। सर, ओके। अब जो ज्ञान सीखने का के बाद का पार्ट है वो सभी अब पढ़ेंगे। भैया अभी तक कितने चैप्टर हो गए? अभी तक लगभग 5 6 7 तो हो गए हैं, 8वां बचा हुआ है, 8वें से लेना बाकी है, नहीं अच्छा 8वां भी छह हो सात गया, 8वां भी हो गया है। तो कोर्स कंप्लीट हो गया है पूरा ऐसा? नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ कोर्स कंप्लीट, अध्याय 5 6 7 और 8 हुआ है कंप्लीट। टोटल कितने अध्याय हैं भैया? बुक आई नहीं है इसमें मेरे। अभी तक नहीं है क्या बुक आपके पास? नहीं आई थी पर वो मेरी वापस रिटर्न हो गई थी, मैंने वापस मंगवाई है, बात कर ली है। अच्छा अच्छा ठीक है, वैसे पीडीएफ है ये ग्रुप में, आप उससे पढ़ लीजिएगा, टोटल 11 अध्याय हैं इसमें, तो 8 अध्याय मतलब सॉरी 6 अध्याय है, 5 से लेके 11, तो उसमें शुरू के 4 अध्याय हो गए हमारे, अब अध्याय 9 से लेने का है। ठीक है भैया। ठीक है ना,
जो ओके ज्ञान सर। सीखने के बाद का पार्ट है वो सभी अपने मन में बोलेंगे। वहाँ आचार्य भगवान उपाध्याय पर यह ज्ञान जो हमारे आपकी कृपा से यह ज्ञान जो हमने सीखा है, ये ज्ञान हमारे भीतर विनय की वृद्धि करे, सरलता को बढ़ाए, हम निष्प्रह बने, अनासक बने, सहनशील बने, यत्नालीन बने और पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके परम विद्याता का वर्ण करे, परिपूर्ण समाधि लीन बने। ज्ञान ध्यान सीखते वक्त हुए अवनश्यताओं के लिए बारंबार क्षमा चाहते हैं। ज्ञान ध्यान सिखाने की मैं कृपा की इसी कृपा सदैव बना रहे। आप सभी से बारंबार क्षमा याचना, जिन्हें विरुद्ध कुछ भी कहने में आया तो मिच्छाम दुक्कड़म। सभी साझा जय। जी ने मुझे एक बात कहनी थी आपसे। हाँ सर। जैसे कई लोगों की बुक लेट आई है ना, तो हाँ सर। आप एक बार ब्रीफ में एक बार सबका छोटे छोटे रिवीजन करा दें, सब पार्ट जो पढ़ा चुके हैं उनके, तो बहुत अच्छा रहेगा सबको। बिल्कुल सर। हाँ भैया, मेरा भी ये यही आपका पढ़ाया तो बिल्कुल क्लियर हो गया। हाँ जैसा सबको अनुकूल लगे, मुझे कोई दिक्कत हाँ नहीं है। सर, पहले से थोड़ा थोड़ा बता दीजिए तो हमको और अच्छा वो रिवाइंड हो जाएगा। ठीक भैया है, आपकी ऐसा कर लेंगे। समझाने की शैली इतनी अच्छी है, मुझे बहुत हाँ। अच्छे से 5th चैप्टर समझ में आ गया, तो आगे भी आप थोड़ा ऐसा समझा देंगे तो आपकी कृपा होगी। वो तो सब गुरुदेव की कृपा है, शैली तो क्या हम बस कर रहे हैं पुरुषार्थ, बाकी तो सब कृपा गुरुदेव की है। ठीक है सर, तो ऐसा कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में भी जो है ऐसा ब्रीफ में ले लेंगे तो ठीक है, क्लियर रहेगा आप सभी को, हाँ जी है हाँ ना? जी इसी हाँ को जी। कंटिन्यू कर लेना तो सबका रिवीजन हो जाएगा सही अच्छे से। बिल्कुल ऐसा कर लेंगे। ठीक है। जी सर, थैंक यू सर। जय जिनेन्द्र ठीक सर, सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जय।